नमस्ते, आदाब एंड वेलकम टू टुडेज इवेंट। आज जैसा आप लोगों को मालूम है, दानिश इकबाल साहब का शो है और आज का इवेंट जो है वो बॉलीवुड के मशहूर पुराने वक्तों के डायरेक्टर बिमल रॉय साहब की याद में है। बिमल रॉय, द पोएट ऑफ साइलेंसेस एंड इमेजेस। हम सबको याद होगा कि बॉलीवुड की लैंडमार्क मूवीज मधुमती, देवदास, आई थिंक सुजाता एंड मेनी अदर्स, ज़बरदस्त मूवीज उन्होंने बनाई, आज तक लोगों को याद है। तो इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। उसके बाद मैं दानिश इकबाल साहब को दावत देता हूँ कि वो आएँ और आज के इवेंट का बाकायदगी से शुरुआत करें। दानिश साहब। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ख्वातीन व हज़रात, बिमल रॉय साहब को शायरी बहुत पसंद थी और मौसीकी बहुत पसंद थी। तो मैं चाहूँगा कि कुछ शायराना बातों से आज की शाम की शुरुआत की जाए और कुछ ऐसे शेर जो उनके काम का हवाला देते हों, जो उनके काम पे तवज्जो मरकूज़ करते हों। तो मैं कहना चाहूँगा कि खामोशी साज़ होती जा रही है, यानी खामोशी यानी खामोशी। तो शेर में हम उसे खामोशी कहेंगे। खामोशी साज होती जा रही है, नजर आवाज होती जा रही है। नजर तेरी जो एक दिल की किरण थी, नजर तेरी जो एक दिल की किरण थी। अब इसे इस हिसाब से देखिए कि उनका एक विजन था और वो देखते थे चीजों को, उसके बाद एक जगह पे जाके कैमरा रख देते थे। तो नजर तेरी जो एक दिल की किरण थी, जमाना साज होती जा रही है। तो आइए याद करते हैं आज एक जमाना साज फनकार को, जिसकी खामोशियां साज बनकर बोलती थी और नजर आवाज बनकर बात करती थी। लेकिन बिमल रॉय साहब के बारे में कुछ कहने से पहले मैं निहायत खुशी के साथ बताना चाहूंगा कि बिमल रॉय साहब के साहबजादे और साहबजादी यानी जॉय बिमल रॉय और अपराजिता सिन्हा भी इस वक्त हमारे साथ हैं। हम दिल की गहराइयों से आप दोनों का खैर मकदम करते हैं और अगर आप हमारे हाजरीन से कुछ कहना चाहें तो यू आर वेलकम, आपका खैर मकदम है। जी जॉय साहब। जी, गालबन उन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है, 8:30 का वक्त था, तो वो बाद में ज्वाइन कर लेंगे। हम लोग उनसे बाद में आपका तारुफ कराएंगे। तो चलिए हम अपनी बात शुरू करते हैं। ख्वातीन व हज़रात, सोचने और सोच सोच कर समझने की बात यह है कि हमारे समाज में जो जो मुनासिब और अच्छी तब्दीलियां खामोशी के साथ होती रहती हैं और कहीं थोड़ा सा कुछ और कभी बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। तो ये कैसे हो जाता है? वो कौन लोग होते हैं जो जमाने को बदल देते हैं, जिनकी वजह से इंसानों की सोच में और जिंदगियों में इनकलाब आते रहते हैं? और समझने की बात यह भी है कि ये जो आज हम ताजा हवा में सांस ले रहे हैं, हम अच्छाई, हमदर्दी और इंसाफ को पसंद करते हैं और चारों तरफ देखना भी चाहते हैं। तो ये सोच, ये ख्याल हम तक कैसे पहुंचा? या अगर हम आज के हिंदुस्तान में कमजोर होते हुए भी या नफरत और तासुब का सामना करते हुए भी अपनी जिंदगी में कुछ करने का हौसला रखते हैं, तो ये जज्बा, ये सोच, ये फलसफा कहाँ से आया और किसने हम तक ये पैगाम पहुंचाया कि अच्छाई मुमकिन है? सोचिए कि उम्मीद का वो चिराग जो आपके अंदर रोशन है, हमारे अंदर रोशन है, हमारे मुल्क के बहुत सारे इंसानों के दिलों में रोशन है, वो कैसे जल पाया? ये एक सच है कि चाहे आर्ट हो या लिटरेचर, चाहे फिल्म हो या थिएटर, ये चीजें हमको काफी अंदर से बदलती हैं और इन्हीं की मदद से हम आगे बढ़ने और कुछ करने का हौसला हासिल कर पाते हैं। खुशी की बात यह है कि हमारे मुल्क में दीगर बातों के साथ साथ फिल्मों ने भी एक जमाने से अवाम को खामोशी से बदलने का बहुत बड़ा काम अंजाम दिया है और खासतौर से बिमल राय और उनके आदर्शों ने। मैं चाहूंगा कि इस लफ्ज को हाईलाइट किया जाए, आप अपने जहन में हाईलाइट करें। बिमल राय और उनके आदर्शों ने आजादी से पहले और बाद के दौर में अपने आर्ट की मदद से लाखों करोड़ों लोगों को मुतासर किया है। हमारे पसंदीदा शायर हैं रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी। उन्होंने एक बार मीर तकी मीर के लिए कहा था कि मीर के शेरों में मीर नहीं, हमारी तहजीब बोलती है।
और बिमल राय के लिए इसी बात को पाकिस्तान की बहुत मशहूर शायरा जिनका नाम है माह तलत जाहिदी, वो लिखती हैं। और मजे की बात यह है कि वो पाकिस्तान में ये बात लिख रही हैं, आज के पाकिस्तान में, कि बिमल राय की फिल्मों में हमारी तहजीब न सिर्फ हमसे बोलती है बल्कि अपना दिल खोल के हमारे सामने रख देती थी और रख देती है। जब आज हम उनकी फिल्में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी तहजीब हमसे बात कर रही है और दिल खोल के बात कर रही है। मखदूम मोहिउद्दीन एक शेर में इसी बात को कहते हैं कि एक था शख्स जमाना था कि दीवाना बना, एक था शख्स जमाना था कि दीवाना बना, एक अफसाना था अफसाने से अफसाना बना। दिलीप कुमार के लफ्जों में बिमल रॉय एक ऐसी मल्टी डायमेंशनल शख्सियत थे जिनको एक इंसान नहीं, एक शख्स नहीं, बल्कि फिल्मसाजी के किसी मुकम्मल इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दिलीप कुमार साहब कह रहे हैं। और वो आगे कहते हैं कि फिल्मसाजी का, यानी कि फिल्म मेकिंग का कोई ऐसा मैदान, कोई ऐसा पहलू न था जिसकी फनकाराना महारत और गहरी समझ बिमल रॉय को न रही हो। और दिलीप कुमार बिमल राय को भी याद करते हैं, और दोनों के एक मुश्तरका गुरु थे यानी कि नितिन बोस, उनको भी वो कहते हैं कि वो एक फिल्म मेकिंग के एक पूरे इंस्टीट्यूशन थे। और वो अपनी जात में एक अंजुमन थे। अंजुमन का मतलब कि एक सितारा होता है और बहुत सारे सितारे जब उसके आसपास आ जाते हैं तो वो अंजुमन थे। बिमल राय के आसपास आपको बहुत सारे सितारे मिलेंगे। और ये भी अजीब बात है कि आज के मुकाबले में आज़ादी के पहले के दौर के जो फिल्मसाज और डायरेक्टर होते थे, जो फनकार होते थे, वो बहुत पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। पढ़े लिखे से मुराद ये है कि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अच्छी किताबों से दोस्ती रखते थे और जैसे शहद की मक्खी शहद जमा करती है, वो इल्म जमा करते थे। एक ऐसे ही पढ़े लिखे और समझदार फनकार बलराज साहनी थे जिन्होंने बेहतरीन अदाकारी के साथ साथ कई अच्छी किताबें लिखी, सफरनामे लिखे। बिमल रॉय के बारे में बलराज साहनी कहा करते थे कि बिमल रॉय एक इंसान नहीं है, एक यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट है। सुनील दत्त भी उन्हीं की डिस्कवरी थे बिमल राय साहब की। तो वो कहते थे कि बिमल राय के साथ चंद रोज काम करके आप सालों का तजर्बा, बरसों का तजर्बा चंद दिनों में हासिल कर सकते हैं। और नूतन नूतन भी दिलीप कुमार साहब की तरह से बिमल राय को चलता फिरता जीता जागता फिल्म इंस्टीट्यूट कहा करती थी। खैर, आरिफ अब्बास के कुछ शेर देखिए जो हम बिमल राय की तस्वीर के आगे जैसे फूल रखे जाते हैं, ऐसे हम ये कुछ अशार, कुछ शेर बिमल राय की तस्वीर के आगे रखना चाहेंगे। वो कहते हैं, बजुज एक आलम में हुस्ने तहय्युर, बजुज का मतलब एक्सेप्ट द वंडरमेंट ऑफ ए यूनिवर्स ऑफ एस्थेटिक्स। बजुज एक आलम में हुस्ने तहय्युर, नजर में अब कोई आलम नहीं है, खामोशी भी है एक तर्जे तकल्लुम। अब देखिए क्या खूबसूरत बात है कि बिमल राय खामोशियों से बात करते थे, पॉजेज में उनकी मीनिंग होती थी। तो आरिफ अब्बास कहते हैं, खामोशी भी है एक तर्जे तकल्लुम, नजर की गुफ्तगू मुबहम नहीं है। तो बिमल राय की फिल्मों का सबसे अहम कमाल यह है कि उनमें अदाकार कम बोलते थे और कैमरा ज्यादा बात करता था। वो आसान और आवाम की समझ में आ जाने वाली तस्वीरों की मदद से कैमरे की जबान में अपनी बात कहते थे। और उन्होंने फिल्में पैसा कमाने के लिए कभी नहीं बनाई। वो चाहते तो अपनी आर्ट बेचकर दौलत जमा कर सकते थे, लेकिन उन्हें पैसा कमाने का और जमा करने का कभी शौक न था, क्योंकि वो सर से पैर तक एक मुजस्सम फनकार थे, एक बहुत ही हसास, खुददार और हमदर्द फनकार। उनकी फिल्मों में अदाकार फर्नीचर या सजावटी साजो सामान की तरह इस्तेमाल नहीं किए जाते थे जैसे आज किए जाते, और वो झूठ मूठ के दिखावटी काम करते भी नहीं दिखते थे उनके एक्ट्रेस। उनके किरदारों में हमारे आसपास के मुआशरे के आम जीते जागते इंसान नजर आते थे, जो हमें और आपको अपने आसपास रोज मिलते हैं। और दूसरी अहम बात यह कि बिमल राय की फिल्में वक्त गुजारी या तफरीह का काम नहीं करती थी। वो अपनी फिल्मों से हमको अपने समाज के सुलगते मसाइल पर सोचने और उनके हल के लिए दावत देते थे। उनकी फिल्में हमारे जहन में सवालों के परचम लहराती थी, हमें सोचने वाला बनाती थी।
एक और बहुत अच्छा जुमला है, वो पता नहीं किसका है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है, तो मैं वो आपके सामने रखना चाहूंगा कि बिमल राय ने कमर्शियल फिल्मों की दुनिया में बेहतरीन आर्ट फिल्में दी और आर्ट मूवीज को कमर्शियल फिल्मों वाली मकबूलियत और कामयाबी दी। बहुत कम वक्त में जिस दर्जे और जिस मेयार की फिल्में बिमल रॉय ने हमारी फिल्म इंडस्ट्री को दी, वो अपनी मिसाल आप है। और ये कहना गलत ना होगा कि बिमल राय शुरू के ऐसे हिदायतकारों में शामिल थे जिन्होंने हमारी फिल्मों को इंटरनेशनल फिल्मों के बराबर ले जाने और उन्हें बेहतर से बेहतर बनाने में कोई कसर बाकी न रखी। मौलाना अली याद आते हैं जो कहते हैं और खूब कहते हैं, और वही बात हम बिमल रॉय के लिए कहना चाहेंगे कि है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, अब ठहरती है देखिए जाकर नजर कहाँ, हम जिस पे मर रहे हैं वो है बात ही कुछ और, आलम में तुझसे लाख सही मगर तू मगर कहाँ, आलम में तुझसे लाख सही तू मगर कहाँ। आइए नीलम कोहली की मदद से परखते हैं फिल्म परख के एक भूले बिसरे लेकिन बहुत ही खूबसूरत गीत को, जो बिमल राय की जिंदगी का वो सूफियों वाला फलसफा, यानी अच्छाई की उम्मीद का फलसफा जिससे हमने आज की बात शुरू की थी, उस अच्छाई की उम्मीद के फलसफे को ये गाना हम तक पहुंचाने का काम करता है और हमसे कहता है कि ख्वाब हो जाएं हम प्यार के नाम पर, प्यार की राह में रोशनी तो रहे, मेरे मन के दिए मेरे मन के दिए यूं ही घुट घुट के जल ओ मेरे लाडले। नीलम जी, नीलम कोहली। मेरे मन के दिए मेरे मन के दिए यूं ही घुट घुट के जल तो मेरे लाडले, ओ मेरे लाडले, मेरे मन के दिए मेरे मन के दिए यूं ही घुट घुट के जल तो मेरे लाडले, ओ मेरे लाडले, खाक हो जाए हम प्यार के नाम पर, खाक हो जाए हम प्यार के नाम पर, प्यार की राह में रोशनी तो रहे, मेरे मन के दिए मेरे मन के दिए यूं ही घुट घुट के जल तो मेरे लाडले, ओ मेरे लाडले, आग में फूल आज में डाले हुए, कब से जलता है वो आसमां देख ले, मेरे मन के दिए मेरे मन के दिए यूं ही घुट घुट के जल तो मेरे लाडले, ओ मेरे लाडले। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत और उदास गीत के लिए। शायद ये गीत बिमल राय के दिल की बात और हमारे समाज की ज्यादातर औरतों की बात हमसे कहता है, और इसीलिए ये कुछ संजीदा सा है, उदास सा गीत है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो गीत बात कहता है क्या हम उसे सुनते हैं?
अगर आप कभी इस गीत का पिक्चराइजेशन तवज्जो से थोड़ा वक्त निकाल कर ध्यान से देखें तो बिमल राय की फिल्मों के सब्जेक्ट्स, उन सब्जेक्ट्स की ऊंचाई और गहराई, इंसानी जज्बात और एहसासात की उनकी गहरी समझ, फिल्म के मंजर की तरतीब, किरदारों के अंदर चल रही उथल पुथल, इंसानी जहन और समाज से उसके रिश्ते, तहजीब और अदब की उनकी समझ का आपको जरूर अंदाजा होगा। विमल राय ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के दौर में भी जिस तरह से रोशनियों और परछाइयों की जो स्ट्रेंथ थी और उसकी जो अनोखी दुनिया थी, उसको कितनी दिलकशी से वो सजाते थे और किसी पेंटिंग की तरह से मंजर निगारी करते थे। ये बात नए दौर के फिल्मसाजों के लिए किसी मशअले राह से कम नहीं है। विमल राय ने अपनी फिल्मों की सूरत में हमारे लिए इतना बड़ा खजाना छोड़ा है कि अगर हम किसी स्टूडेंट को सिर्फ उनकी फिल्में दिखाएं और उन फिल्मों की अदाकारी, फोटोग्राफी, शायरी और मौसीकी के बारे में बताते जाएं और अगर हम ये समझा पाए कि बिमल राय किसी सीन को कैसे बनाते थे, कैसे सजाते थे, कहानियों को कैसे और क्यों पसंद करते थे, अदाकारों के साथ कैसे काम करते थे, वो किस तरह के राइटर से क्या लिखवाते थे और किस तरह से डायलॉग्स पर काम करते थे, उनकी एडिटिंग की खास बात क्या होती थी, तो सच ये है कि शायद इन फिल्मों और फिल्मों की बातों से हम किसी भी इंसान को एक अच्छा फिल्म मेकर बनने के लिए तैयार कर सकते हैं। मशहूर उर्दू शायरा जिनका अभी मैंने नाम लिया, माहे तलत जाहिदी ने बिमल राय पर लिखे अपने मजमून में फिल्म और अदब को, यानी कि फिल्म और लिटरेचर को एक जगह पे यकजा कर दिया है। अभी मैंने हाल में ही इस प्रोग्राम को करने के लिए थोड़ी सी रिसर्च की, तो उनको पढ़ने का मौका मिला, तो इसलिए हो सकता है कि आज की गुफ्तगू में बार बार उनका नाम आए। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि माह तलत अपने निहायत खूबसूरत अंदाज में कहती हैं, और ध्यान दीजिए कि क्या क्या रवानी है उनकी गुफ्तगू में। वो कहती हैं कि बिमल राय नाम था इंसानियत से गहरी मोहब्बत का, अदबी ज़ौक़ की लताफत का, हुस्न एहसास की नफासत का, शौक की इंतहाए कुन का, समाज को बदलने की धुन का, बदी की कुव्वत से भिड़ जाने की जिद का। वो आगे लिखती हैं कि बिमल राय ने काम किया औरत और मर्द को एक जान और दो गालिब में ढालने का, घर और समाज में हम आहंगी का, तवाजुन और तनासुब पैदा करने का। बिमल राय ने काम किया बड़ों और छोटों के फर्क को मिटाने का, अमीर और गरीब को पास लाने का। अब देखिए ये जो उन्होंने जुमले लिखे हैं ये उनकी एक एक फिल्म को डिस्क्राइब करते हैं। बिमल राय ने ऊंची और नीची जात के भेदभाव को मिटाने का काम किया, तबकाती तकसीम को खत्म करने का काम किया, जिंदगी में हुस्न देखने और दिखाने का काम किया, जज्बे की शिद्दत के जरिए अच्छी कदरों को जन्म देने का काम किया, बुरी रस्मों और रवायतों को मलियामेट करने का काम किया, और इतना सब कुछ बाकायदगी से करने के बाद उन्होंने बेहद खामोशी से ये काम किया। और बिमल राय ने जो जो चमत्कार अपने काम के जरिए किए, सच्ची बात तो यह है कि हमारे लिए उनका जिक्र करना भी मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं फिर से माह तलत की कही बात का सहारा लेता हूँ कि बिमल राय अगर अदीब होते तो हम उनकी तहरीरों से मिसालें लाकर ये साबित कर पाते कि वो कितने अच्छे राइटर थे। लेकिन वो राइटर नहीं थे, वो तो फिल्मसाज थे। अगर हम कोई फिल्मसाज होते तो फिल्म बिमल राय पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाते और उन मंजरों को आपको दिखाते जो किसी हसास जहन को दीवाना बना देते हैं और हमको एक अनदेखी दुनिया का दीदार कराते हैं। लेकिन बिमल राय थे और हमें तो उनकी चीजों को आपके सामने पेश करने की भी सलाहियत नहीं है। बिमल राय की सारी फिल्मों की बात करना एक ऐसा काम है, मुश्किल काम है, जिसके लिए कई किताबें चाहिए होंगी। इसलिए आज की शाम, बल्कि आपके अमेरिका में तो हम कहेंगे आज की सुबह, हम बस दो चार अहम फिल्मों पर ही बात करेंगे जो दुनिया की बेहतरीन फिल्मों के सामने कभी भी रखी जा सकती हैं। और इन फिल्मों में बलराज साहनी की 2 बीघा जमीन भी शामिल है, बंदिनी भी शामिल है, सुजाता भी शामिल है और दिलीप कुमार वाली देवदास भी शामिल है। एक हमारे फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे मध्य प्रदेश के, उनका नाम था जयकृष्ण चौधरी और उनका तखल्लुस था हबीब। उनके कुछ शेर देखिए, वो कहते हैं, हम सरे शाम जलाते हैं तसव्वुर के चिराग, कौन देखेगा तेरी राह सहर होने तक, अज़्म इंसान सितारों पे कमंदें डाली, मंजिलें दूर हैं
सरगर्म में सफल होने तक। तो बिमल राय की जिंदगी, उनकी फिल्मों और उनके कारनामों को समझने के लिए बेहतर तरीका ये होगा कि हम पहले उन हालात और वाकयात और उनके असरात पर नजर डालें जिन्होंने बिमल राय को बिमल राय बनाने में असली किरदार निभाया। खासतौर से ईस्ट बंगाल में उनके बचपन का माहौल और खानदानी हालात हमें उनके ज़हन के गुमशुदा और गुमनाम गोशों के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। तो 21 जुलाई 1909 के मुबारक दिन, जब बरखा बहार करम फरमा रही थी, यानी झमाझम बारिश हो रही थी, तो मशरकी बंगाल यानी कि मौजूदा बांग्लादेश के सुआपुर नामी छोटे से कस्बे के एक खाते पीते और इज्जतदार जमींदार खानदान की छोटी सी लेकिन खूबसूरत कोठी में, हवेली तो नहीं कहना चाहिए, उस जमाने में अंग्रेजों के जेर असर कोठियां बनाई जाती थी, खूबसूरत सी कोठी में बिमल चंद्र राय ने आंखें खोली और उनकी इब्तिदाई तालीम घर पर ही हुई। उस जमाने में यही तरीका था। और उनके गांव के आसपास कहा जाता है कि कई झीलें और खूबसूरत दरिया थे, हरे भरे बाग और तालाब और नदी नालों की सूरत में फितरत की रंगारंगी हजारों रंगों में उनके घर के आसपास बिखरी हुई थी। बचपन में बिमल चंद को घूमने फिरने का बहुत शौक था। वो रोज अपने दोस्तों के साथ खेतों बागों में जाते थे। और याद रखने की बात यह है कि जमींदार खानदान का होने के बावजूद बिमल चंद किसानों और मल्लाहों और मजदूर तबके से मोहब्बत और गहरी हमदर्दी रखते थे और दिन का ज्यादातर वक्त वो इन्हीं सीधे साधे लोगों की सोबत में गुजारते थे। बिमल राय ने देहाती इलाके की जिंदगी और वहां के मसाइल और माहौल को बहुत करीब से देखा और बाद के दौर में यही चीज हमको उनकी फिल्मों की मदद से बार बार हमको दिखाई देती है। बिमल चंद और उनके 6 दीगर भाइयों ने बचपन की जिंदगी बहुत भरपूर अंदाज में गुजारी। सारी आराम व आसाइश के साथ मकामी जो म्यूजिक थी और लोक कलाएं थी, उसके मुख्तलिफ रंग उन्होंने वहां पे एंजॉय किए। थोड़ा बड़े होने पर बिमल चंद को ढाका सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भेज दिया गया। ढाका से उन्होंने हाई स्कूल साइंस के साथ पास किया और ढाका में ही उन्होंने फोटोग्राफी में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। उस जमाने में जब वो छुट्टियों में घर आते थे तो उनके पास एक कैमरा होता था और वो पूरे दिन कश्ती पर बैठकर झीलों और दरियाओं और ऊंची नीची ढलानों और हरी भरी वादियों के खूबसूरत मंजर अपने कैमरे में कैद करते रहते थे। और उसी दौर के वो दिलकश और मनमोहने वाले मंजर और वहाँ की आवाजें हमको बाद के दौर में उनकी कई फिल्मों में हमको नजर आती रहती हैं। और ख़ास तौर से मैं याद दिलाना चाहूँगा कि बिमल राय ने बाद के दौर में कई फिल्मों में बादल और बारिश के साथ धुंध और कोहरे में लिपटे मंजरों का इस्तेमाल किया है। ये नॉर्थ ईस्ट की एक खास पहचान है और ख़ास तौर से बंगाल की। तो ये इस तरह से वो अपने बचपन की मीठी यादों को दोहराते रहते थे। तो आइए याद करते हैं राका बहल की मदद से फिल्म सुजाता के एक सुरीले सपनीले गीत को, जो औरत की आज़ादी की दबी ख्वाहिश का इजहार पेश करता है। याद कीजिए। और अगर आपने ये नहीं देखा है, इस फिल्म का मंजर नहीं देखा है, तो देखिए कि नूतन को बादलों की गरज सुनाई देती है, जो कि हीरोइन है इस फिल्म की, और खिड़की के बाहर वो खिड़की खोलती हैं तो खिड़की के बाहर बादलों का मंजर देख के उनके दिल में कुछ होता है। और लेकिन समाज की बंदिशें हैं, पाबंदियां हैं, पैट्रियार्की है, तो वो बेचारी घबरा के इधर उधर देखती हैं कि कोई उन्हें सरशारी की कैफियत में, इस एक्सटेसी के आलम में देख तो नहीं रहा है। और फिर वो जाकर दरवाजा बंद करती हैं और बहुत झिझक के साथ खुद को रोकते रोकते गाती हैं। तो इस गीत को सुनकर आपको और भी बहुत कुछ याद आएगा शायद। राका जी से दरख्वास्त है कि इस खूबसूरत गीत को पेश करें। काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए, ऐसे में कहीं कोई मिल जाए रे, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए, ऐसे में कहीं कोई मिल जाए, बोलो किसी का क्या जाए रे, क्या जाए रे, क्या जाए, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए।
कितनी अकेली वो ये जान के, मेरे बेरंग जीवन को पहचान के हूँ मैं कितनी अकेली वो ये जान के, मेरे बेरंग जीवन को पहचान के, मेरे हाथों को थामे हंसे और हंसाए, मेरा दुख भुलाए किसी का क्या जाए, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए। यूं ही बगियन में डोलूं मैं खोई हुई, न तो जागी हुई सी न सोई हुई। यूं ही बगियन में डोलूं मैं खोई हुई, न तो जागी हुई सी न सोई हुई। मेरे बालों में कोई धीरे से आए, कली टाक जाए किसी का क्या जाए, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए। ऐसे में कहीं कोई मिल जाए रे, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए। ऐसे में कहीं कोई मिल जाए, बोलो किसी का क्या जाए रे, क्या जाए रे, क्या जाए, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए। जी बहुत शुक्रिया रखा जी, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने अपनी खूबसूरत आवाज में पेश किया और उस दौर को याद करने में हमारी मदद की जिस दौर में म्यूजिक की मिठास होती थी और जज्बे का एक असर होता था, एहसास की शिद्दत होती थी। और हम लोग बात कर रहे थे बिमल राय के बचपन की, और कहा जाता है कि लड़कपन की इसी दौर में बिमल राय ने मकामी जो लोक नाटक होते थे, छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस होती थी, उसमें दिलचस्पी लेनी शुरू की। और दिलचस्प बात यह है कि उस जमाने में लड़कियां तो बाहर नहीं निकलती थीं और पर्दे में रहती थीं, तो थिएटर में या परफॉर्मेंसेस में सवाल ही नहीं पैदा होता था कि वो काम करें। और बिमल चंद जो है वो काफी खूबसूरत थे, तो वो खुद लड़कियों और औरतों के रोल भी ड्रामों में अदा किया करते थे और बड़ा अच्छा बचपन गुजर रहा था। लेकिन बदकिस्मती से गर्दिश अय्याम को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक बिमल चंद के वालिद को मौत के बेरहम हाथों ने अचानक छीन लिया और देखते ही देखते बिमल चंद के भरे पुरे और खाते पीते खानदान की नैया माली मुश्किलात के भंवर में फंसती चली गई। बिमल चंद उस जमाने में ढाका के जगन्नाथ कॉलेज के स्टूडेंट हुआ करते थे और आला तालीम हासिल करना चाहते थे, लेकिन उनके सारे मंसूबे, सारे सपने अधूरे रह गए। बिमल चंद के खानदान ने बाप की मौत के तकलीफ दे सदमे से गुजरने के बाद उम्मीद की थी, सोचा था कि जाने वाला तो चला गया, लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि जमीन जायदाद का इंतजाम बड़े बेटे की देखरेख में खानदान के पुराने नमखवारों की मदद से चलाया जाए ताकि सभी बेटों की तालीम की जिम्मेदारियां पूरी की जा सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बिमल चंद के वालिद के पुराने नमखवार मैनेजर ने जालसाजी और धोखाधड़ी से सारी जायदाद अपने नाम पे चढ़वा ली, हथिया ली, और बिमल चंद का खानदान दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गया। एक झटके में ख्वाबों ख्यालों के दौर के वो सुनहरे दिन, उनका वो हरा भरा गांव और वहां का माहौल, सब के सब बस यादों का धुंधला अक्स बनकर रह गए। और कोई रास्ता न देखकर बिमल चंद के सभी भाई एक एक करके रोजगार की तलाश में कोलकाता आ गए और हर तरह के हालात का उन्होंने बहुत बहादुरी और साबित कदमी से मुकाबला करते हुए आखिरकार ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में काफी कामयाबी हासिल कर ली। उनके कई भाइयों को ब्रिटिश कंपनियों में मुलाजमत मिल गई और खानदान के हालात वापस नॉर्मल होते ही बिमल चंद ने एक बार फिर अपना कैमरा उठाया और वो अक्सर व बेशतर टॉलीगंज की फिल्म कंपनियों के दफ्तरों के आसपास नजर आने लगे। जल्द ही उनकी मेहनत रंग लाई और बिमल चंद को न्यू थिएटर में पहले ट्रेनिंग अप्रेंटिस का काम मिला और फिर जल्द ही उनकी दिली मुराद तब बन आई जब वो वहां पर
असिस्टेंट फोटोग्राफर बना दिए गए। बिमल राय के अंदर ज़ौक़ और शौक़ तो हमेशा से था, लेकिन पीसी बरुआ की जो न्यू थिएटर कंपनी थी, उसकी उसी के अंदर उनकी असली तरबियत और तालीम की शुरुआत हुई। कुछ दिनों के बाद ही उनकी किस्मत ने यावरी की और कमाल ये हुआ कि मशहूर फोटोग्राफर नितिन बोस ने बिमल राय को अपना असिस्टेंट चुन लिया। कैमरे का माहिराना इस्तेमाल बिमल रॉय ने सही मानों में नितिन बोस से ही सीखा और इस नौजवान की काबिलियत और महारत ने पीसी बरुआ को, जो उस जमाने के बहुत बड़े फिल्म मेकर थे और जर्मनी से सीख के आए थे, वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उन्हें पीसी बरुआ बहुत मुतासिर हुए। इसलिए जब 1934 में बरुआ ने शरद चंद्र चटर्जी के नॉवेल देवदास पर दूसरी बार अपनी फिल्म हिंदी में भी बनाने का इरादा किया, तो सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी, जो कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, उन्होंने बिमल राय जैसे नौजवान को सौंपी। और बिमल राय ने इस फिल्म की तैयारी में यानी प्री प्रोडक्शन में भी बरुआ के साथ काम किया और उनसे बहुत कुछ सीखा। बहुत कम उम्र के जमाने में ही और बगैर किसी बाकायदा तरबियत के बिमल राय सिर्फ अपनी मेहनत और लगन के सहारे यूं समझिए कि नितिन बोस के पसंदीदा असिस्टेंट बने और फिर पीसी बरुआ जैसे जाने माने फिल्मसाज के राइट हैंड बन गए। जाहिर है कि पीसी बरुआ ने इस नौजवान में जरूर ऐसा कुछ देखा कि उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे अहम फिल्म की फोटोग्राफी बिमल राय के हवाले करने का फैसला किया। लेकिन मजे की बात यह है कि बिमल राय इस फिल्म से बहुत ज्यादा खुश नहीं हुए। के सहगल की अदाकारी और गुलकारी को हर जगह आवाम ने काफी पसंद किया, फिल्म हिट हो गई, लेकिन बिमल राय को पसंद नहीं आई और उन्होंने ठान लिया कि जब भी उन्हें मौका मिलेगा वो देवदास को अपने अंदाज में बनाएंगे और जमाने को दिखा देंगे कि अच्छी फिल्म किसे कहते हैं। पीसी बरुआ को बिमल राय की नापसंदीदगी का इल्म था। आज का कोई इंसान होता तो बिमल राय जैसे नौजवान को खुद को बहुत कुछ समझने की वजह से 1 मिनट में निकाल बाहर करता, लेकिन पीसी बरुआ ने उल्टा ये किया कि एक बहुत बड़ी फिल्म जो जमाने की थी, उसका नाम था माँ के डायरेक्शन का काम बिमल राय को दिलवा दिया। इस फिल्म से ये बात साबित हो गई कि हालांकि बिमल राय ने बरुआ और नितिन बोस के अंडर में काम किया है, उनसे सीखा है, लेकिन वो अपना एक अलग ज़हन और अपना एक अलग अंदाज रखते हैं और कुछ नया करने की सलाहियत भी रखते हैं। 1950 तक यूं समझिए कि बिमल राय कोलकाता फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़े रहे और वहीं रहते हुए उन्होंने बलराज सैनी को लेकर अपनी पहली फिल्म पहला आदमी बनाई। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा पर उनकी धाक बिठा दी। उस जमाने में बॉम्बे टॉकीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हुआ करता था और उसकी आधी मालकिन देविका रानी थी और वो कयामत की नजर रखती थी, क्योंकि वो यूरोप से आर्ट और आर्किटेक्चर और ड्रामा, आप सोचिए उस जमाने में एक औरत जाती है यूरोप, आर्ट, आर्किटेक्चर, ड्रामा तीनों के डिप्लोमे लेके आती है। तो उन्होंने बिमल राय को देखकर एक नजर में ही जान लिया कि इनके अंदर क्या कुछ है। ये वही देविका रानी है जिन्होंने दिलीप कुमार और मधुबाला जैसे फनकारों का दुनिया से तारुफ कराया था। वो और उस जमाने में वो कोलकाता नहीं बल्कि मुंबई में हुआ करती थी और उन्होंने ये भी देख लिया था कि आजादी के बाद के दौर में मुंबई ही अब फिल्मों का असली मरकज होने वाली है। इसलिए उन्होंने बिमल राय से कहा कि तुम अगर कोलकाता में रहोगे तो नजरों से ओझल रहोगे, इसलिए मुंबई आ जाओ। चुनाचे देविका रानी की दावत पर बिमल राय मुंबई आकर बॉम्बे टॉकीज का हिस्सा बन गए। लेकिन यहाँ उन्होंने बहुत जज्बाती उथल पुथल का माहौल पाया और देविका रानी एक फिल्म के बीचों बीच दिल के हाथों मजबूर होकर फिल्म के हीरो के साथ शौहर और कंपनी दोनों को छोड़कर कोलकाता चली गई। अब फिल्म बने तो कैसे बने। खैर कुछ महीनों के बाद जब समझा बुझाकर मना कर उन्हें वापस लाया गया तो मसला यह था कि हिमांशु राय ने बीवी की ज्यादती को तो नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उस हीरो को कैसे कबूल करते। तो उसकी जगह पर बिल्कुल नए लड़के यानी अशोक कुमार को लेना पड़ा। इस तरह की बातों में वक्त और पैसा दोनों खराब होता था और बिमल राय बहुत प्रिंसिपल्ड इंसान थे। वो ज्यादा दिनों तक ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए और 2-2.5 बरस के बाद उन्होंने बॉम्बे टॉकीज को बाय बाय कहा और खुद अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की। तो यूं समझिए कि इसके बाद एक बड़ी कामयाबियां बिमल राय के कदम चूमती गईं और बिमल राय अपने दौर के अजीम तरीन फिल्मसाज के रूप में फिल्मों के आसमान के दरख्शां सितारे बन गए। एक पर्सनालिटी के हिसाब से, शख्सियत के हिसाब से देखा जाए तो बिमल राय निहायत खामोश तबीयत के इंसान थे। उनकी फिल्में भी उन्हीं की तरह
खामोशी की जबान में बहुत कुछ कह जाती थी। और याद रखने की बात यह भी है कि ये वो दौर था जब हिंदुस्तानी फिल्मों पर ड्रामाइयत पूरी तरह से गालिब थी। और दरअकीकत उस दौर की फिल्मों में पारसी थिएटर के जोरदार डायलॉग वाले ड्रामों का बड़ा असर था। लेकिन बिमल राय न सिर्फ फिल्मों की जबान और ग्रामर को बदलना चाहते थे, बल्कि वो फिल्म साजी का मिजाज और अंदाज भी पूरी तरह से बदल देना चाहते थे, और इस कोशिश में वो कामयाब भी हुए। तो बिमल राय के नाजुक अंदाज की बेहतरीन मिसाल दिलीप कुमार के फन को करार दिया जा सकता है, जो धीमे लहजे की अपनी मुअस्सर अदाकारी के लिए अपनी मिसाल आप माने जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन नहीं होता अगर दिलीप कुमार ने बिमल राय के साथ काम न किया होता। तो उस दौर के आम अदाकार अपनी जोरदार आवाज के साथ जो काम शोर शराबे के साथ करते थे, वही काम उससे कहीं ज्यादा मुअस्सर अंदाज में बिमल राय दिलीप कुमार से लिया करते थे कि वो दिल में उतर जाता था। अल्लामा इकबाल ने बिमल राय जैसे लोगों के लिए ही शायद लिखा था किसी जमाने में कि खामोशी गुफ्तगू है, खामोशी गुफ्तगू है, बेजबानी है ज़बान मेरी। और उड़ाए कुछ वरक लाले ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। टपक ए शम्मा, आंसू बन के परवाने की आंखों से, सरापा दर्द हूं, हसरत भरी है दास्तां मेरी। तो आइए के मेहता की मदद से याद करते हैं बिमल राय के उस दीवानेपन को जिसने हम सबको आज तक उनका दीवाना बना रखा है। के मेहता। दिल को तुझसे बेदिली है, मुझको है दिल का तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। चाहे तू आए न आए, हम करेंगे इंतजार। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है। ऐसे वीराने
के मर जाएंगे हम, ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। जितना जी चाहे पुकारो फिर नहीं आएंगे हम। ये मेरा दीवानापन है या मुहब्बत का सुरूर, तू ना पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया के मेहता साहब, इतना खूबसूरत आपने गाया। और मैं देख रहा था कि ज्यादातर लोग जो हैं आपकी आवाज के साथ गा रहे थे। वो बात अलग है कि उनकी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन वो गाते हुए नजर आ रहे थे। तो देखिए, ये जो उनका देन है, उनकी म्यूजिक की देन है, और उनके अल्फाज की देन है, और उनकी जो इमेजरी है उसकी देन है कि इतने साल गुजर जाने के बावजूद उनका जो म्यूजिक है, उनकी जो फिल्में हैं, वो हमसे बात करती हैं और हमारे दिल को छूती हैं। कभी कभी ये ख्याल भी आता है कि दूसरी वर्ल्ड वार के नतीजे में जो बदहाली हुई और मुल्क की तकसीम की वजह से जिस तरह के हालात बने, अगर ये सब नहीं होता तो बिमल राय को हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। और अगर मुल्क की तकसीम ना हुई होती तो आज बंगाली फिल्म इंडस्ट्री हर एतबार से मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री से बेहतर मकाम पर होती, क्योंकि वहां उस जमाने में ज्यादा पढ़े लिखे लोग मौजूद थे, ज्यादा टेक्निकली एडवांस लोग मौजूद थे, और जितने जीनियस लोग थे वो सब बंगाल के ही थे। और ये बात सच है कि एक्टर्स पंजाब से आते थे, लेकिन विजनरीज जो हैं वो बंगाल से आते थे। तो इस तरह से हम सोचते हैं कई बार कि आज बंगाली फिल्म इंडस्ट्री हर एतबार से मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री से शायद बेहतर मकाम पर होती, लेकिन उसका एक नुकसानदेह पहलू ये भी होता कि मुंबई नितिन बोस, पीसी बरुआ और बिमल राय जैसी बेहतरीन सलाहियतों से महरूम रह जाती। लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था कि बेहतर मौके की तलाश में आने वाले बंगाली माहिरीन फन हिंदी फिल्मों को सजाने और संवारने का काम करें। तो देखिए, अहम बात यह है कि लिटरेचर कोई कभी हैंडल नहीं कर पाया, तो अदबी अहमियत वाले मौज़ूआत की शायराना पेशकश के नादिर फन को आगे बढ़ाने का फर्ज निभाया बिमल राय साहब ने। और बिमल राय के ज़ेरे सर जो लोग ट्रेन हुए, जिनकी तरबियत हुई, वो काफी लोग हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये कहना शायद ज्यादा दुरुस्त होगा कि बिमल राय की फिल्मों ने और उनके फन से मुतासिर होकर बनाई गई फिल्मों ने न सिर्फ एक नए नए आजाद हुए मुल्क के अवाम को इंसानी मसाइल की समझबूझ से रूशिनास कराया, बल्कि एक पूरी की पूरी नस्ल के शौक की भी आबियारी की। बिमल राय जैसे दूसरे साहिब बसीरत फनकारों ने हमारे मुल्क को एक बेहतर मुल्क और एक बेहतर इंसानी मुआशरा बनाने का बहुत बड़ा काम और बहुत बड़ा फर्ज भी निभाया। इस हकीकत से इनकार करना बहुत मुश्किल है कि आज़ादी के फौरन बाद दूसरे ममालिक में नए हिंदुस्तान की शिनाख्त बनाने का, पहचान बनाने का काम सबसे पहले जिस फिल्मसाज ने किया वो बिमल राय थे। और बिमल राय के फन ने न सिर्फ दीगर ममालिक के फनकार और उनके फिल्म देखने वालों को मुतासिर किया, बल्कि हमारे मुल्क के अंदर भी एक पूरी नस्ल को बिमल राय के मौज़ूआत और उनके मुख्तलिफ अंदाज ने तकरीबन उंगली पकड़कर हमारे जहनों को चलना सिखाया। उनकी दीगर फिल्मों के साथ साथ 2 बीघा जमीन की जरूर हम बात करना चाहेंगे और आप भी करना चाहेंगे, जो हर एतबार से एक मास्टरपीस है, एक शाहकार है, एक कालजयी रचना है। और ये फिल्म हकीकत पसंदाना हिदायतकारी की एक नादिर मिसाल है। इस फिल्म ने न सिर्फ देखने वालों के मिजाज को बदल दिया, बल्कि फिल्म मेकिंग के अंदाज और मिजाज, उसके मेयार को भी पूरी तरह से बदल दिया। इस फिल्म को हालांकि हिंदुस्तान की पहली पैरेलल या समानांतर फिल्म भी माना जाता है, लेकिन याद रखने की बात यह है कि बिमल राय ने इस फिल्म को आम फिल्म देखने वालों के लिए ही बनाया था।
बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि उस वक्त तक हमारे सिनेमा में पैरेलल या समानांतर या पॉपुलर सिनेमा जैसी ये जो डिवाइड है, कैटेगरीज हैं, ये उस ज़माने तक नहीं आई थी और ज़्यादा इसके बारे में लोग बात भी नहीं करते थे। जो फिल्म पॉपुलर फिल्म होती थी वही क्रिटिकली एक्लेम फिल्म भी होती थी। यहाँ पे मैं याद करना चाहूँगा सत्यजीत रे साहब को या सत्यजीत रे साहब को, जो कहते हैं कि 2 बीघा ज़मीन हमारे इतिहास का, हमारे फिल्मी इतिहास में एक संग मील का दर्जा रखती है, जिसने इनकलाबी तब्दीलियों की राह हमवार की और हमारे फ़िक्र फ़न को नई-नई बातों और नई गुंजाइशों से मुतारिफ कराया, उसका परिचय कराया। कहा जाता है कि बिमल राय ने 1952 में मुंबई के इंटरनेशनल फिल्मी मेले में डीसिका की फिल्म बाइसिकल थीफ देखी, तो उनके अपने अल्फाज में अब वो इस फिल्म को देखकर दंग रह गए। और बिमल राय बहुत सिगरेट पीते थे और वो जब जब सिगरेट के कश लगाते हुए इस फिल्म के बारे में सोचते थे, तो उनके दोस्तों का कहना है, उनके साथ जो काम करते थे, कि साइकिल थीव्स के सीन उन्हें सिगरेट के धुएं में दिखने लग जाते थे और बाद के दौर में भी वो अपनी फिल्मों के सीन भी उस धुएं में तलाश करते थे। ये उनका एक अंदाज था। तो ये फिल्म बिमल राय के हवास पर सवार हो गई, खुद उनके अल्फाज में, और वो एक ऐसी ही फिल्म बनाने के लगातार ख्वाब देखने लगे। और दरअसल इसी नियो रियलिज्म कहलाती है ये टेक्निक या तरीका। नियो रियलिज्म ने 2 बीघा जमीन जैसे शाहकार को जन्म दिया। इस फिल्म ने फिल्म देखने वालों को किसानों और मेहनत कशों की जिंदगी को बहुत अपनाइत और बहुत ही गुर्बत के साथ, हमदर्दी के साथ देखने और समझने का मौका दिया। इससे पहले ये काम इस अंदाज से किसी ने नहीं किया था। अगर सब्जेक्ट के लिहाज से देखें तो 2 बीघा जमीन जैसी कहानी हालांकि वी शांताराम और उनके करीबी लोग पहले भी मराठी सिनेमा में फिल्म के जरिए पेश कर चुके थे, और महबूब खान साहब की जो फिल्में हैं वो भी सब्जेक्ट को हकीकत पसंदी के साथ पेश करने का काम कर रही थी। लेकिन अगर हम ईमानदारी और बारीकी से देखें तो बिमल रॉय का काम उनसे काफी अलग था, क्योंकि बिमल रॉय का कैमरा हिंदुस्तान की आम जिंदगी का गहरा जायजा हमारे सामने पेश करता है। उसमें कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं है, उसमें कोई बनावट नहीं है। ये बात अगर हम देखें तो अपने आप में एक सब्जेक्ट के हिसाब से भी शांताराम के यहाँ ये बात नहीं मिलती है। और इसकी एक बड़ी वजह शायद ये है कि बिमल राय तस्वीरों के शायर या अदीब कहे जा सकते हैं। देखिए, सारे शायर तो अल्फाज से, म्यूजिक से शायरी करते हैं, वो अपनी तस्वीरों से और अपनी खामोशियों से शायरी किया करते थे, जो उनके बाद कभी कोई नहीं कर पाया। उनका ज़हन अच्छे और बड़े अदब को, और ख़ासतौर से बंगाल के क्लासिकी अदब को सिनेमा के पर्दे पर पेश करने का फ़न अपने अंदर गहराई तक उतार चुका था। और यही वजह है कि उनकी फ़िल्म का हर हिस्सा किसी गुलदस्ते के अलग-अलग फूलों की तरह अलग-अलग खुशबुएँ बिखेरता है, लेकिन वो मजमूई खुशबू हिंदुस्तानियत की खुशबू है, जो हमको उनकी फ़िल्मों के अलावा कहीं बहुत मुश्किल से नज़र आती है। कहा जाता है कि ऋषिकेश मुखर्जी उस ज़माने में उनके असिस्टेंट हुआ करते थे। तो एक दिन ऋषिकेश मुखर्जी ने उनकी मुलाकात हुई सलील चौधरी से, और सलील चौधरी उस ज़माने में स्ट्रगल कर रहे थे। उन्होंने एक कहानी सुनाई। वो कहानी रिक्शे वाला नाम की उससे ली गई थी, नज़्म से, जो कि टैगोर की थी। और जब उन्हीं ने कहानी सुनी तो उन्होंने कहा कि तुम इसे बिमल राय को जाके सुनाओ। तो सलील चौधरी जो है कलकत्ता से आदबे मुंबई गए और उनको जाके सुनाया, और ये कहानी बिमल राय को फौरन पसंद आ गई। लेकिन सलील चौधरी ने अचानक एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि मैं आपको ये कहानी इस शर्त पर देने को तैयार हूँ कि इस फिल्म का म्यूजिक तैयार करने का मुझे मौका दिया जाए। अब बिमल राय तो बहुत बड़े फिल्म मेकर थे, और उस जमाने में वो एस.डी. बर्मन के साथ और जितने भी टॉप मोस्ट लोग हैं उनके साथ काम करते थे। वो नहीं जानते थे कि ये नया आदमी क्या इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा पाएगा। लेकिन कहानी उन्हें इतनी ज्यादा पसंद आ गई थी कि उन्होंने सलील चौधरी की शर्त जो है कबूल कर ली। तो ये फिल्म कहा जाता है कि 16 जनवरी 1953 के दिन रिलीज हुई, और हर जगह इस फिल्म की धूम मच गई। 2 बीघा जमीन एक बिल्कुल ही अलग अंदाज की फिल्म थी। इस फिल्म से समाजी और इंसानी जिंदगी को फिल्मों से जोड़ने का काम शुरू हुआ,
और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये समानांतर सिनेमा की पहली फिल्म थी, पहली रियलिज्म वाली फिल्म थी। और इस फिल्म ने हमारे मुल्क को, हमारे सिनेमा को, हम सबको बहुत कुछ दिया है। और इसी फिल्म से हमारे सिनेमा को एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा मौसीकार भी मिल गया, जिनको सब लोग सलील चौधरी के नाम से जानते हैं। बिमल राय को एहसास था कि इस फिल्म में म्यूजिक ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें ऐसे साज हो या ऐसी गायकी हो जो असली न लगे, क्योंकि फिल्म का सब्जेक्ट ही ऐसा था जिसमें गरीबी और भूख का माहौल था। ऐसे माहौल में ऐसा संगीत बुरा लगता है जिसमें खुशी की कोई लहर हो या नाच या राग रंग वाली कोई बात हो। तो बिमल राय के कहने पर सलील चौधरी ने गुर्बत, बदहाली और मायूसी के रंगों पर तवज्जो दी और बहुत सोच समझकर लोक धुनों का इस्तेमाल, लोक धुनों वाला हल्का फुल्का संगीत इस्तेमाल किया। ये म्यूजिक जज्बाती तौर पर हमारे दिल को छूने की ताकत रखता था और आज भी उसकी कशिश सुनने वाले को अपनी तरफ खींचती है। याद कीजिए, मन्ना डे और उनके साथियों की आवाज में जब हम किसानों का कोरस सुनते हैं कि अपनी कहानी छोड़ जा, कोई निशानी छोड़ जा, तो हमको ये नहीं लगता कि हम फिल्मी संगीत सुन रहे हैं। इसी तरह से मीना कुमारी की सच्ची अदाकारी के साथ पेश की गई एक लोरी है, निंदिया तू आजा। शायद ये लोरी आज तक की बेहतरीन लोरियों में सबसे ऊपर रखी जाने के लायक है। हमारे साथ इस वक्त नीलाक्षी राय हैं, जो कि विमल राय को पसंद करती हैं। अब ये राय जो नाम है, तो जरूर कोई ताल्लुक है, अगर कोई रिश्तेदारी नहीं है तो जरूर कोई रूहानी ताल्लुक है, क्योंकि वो हमको ये लोरी सुनाने वाली है। लेकिन खतरा इस बात का है कि इस लोरी को सुनकर कुछ लोग गुनूदगी के आलम में डूबते उभरते ख्वाबे खरगोश के मरहले तक न जा पहुंचे। तो अगर आप सभी लोग एक दूसरे को जगाए रखने का वादा करें, तो हम लोग नीलाक्षी से गाने की दरख्वास्त कर सकते हैं। जी नीलाक्षी। आजा रे आने दिया तू ओ आजा रे आने दिया तू झिलमिल से तारों से उतर आँखों में या सपने जगा आजा रिया आने दिया तू सोई कली सोया चमन पीपल तले सोई हवा सोई कली सोया चमन पीपल तले सोई हवा सब रंग गए इस रंग में तूने ये क्या जादू किया आजा रिया आने दिया तू संसार की रानी है तू राजा है मेरा लाडला संसार की रानी है तू राजा है मेरा लाडला दुनिया है मेरी गोद में पूरा हुआ सपना मेरा हुआ जा रिया आने दिया
जी, बहुत खूबसूरत लोरी, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने पेश की। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए कितने खूबसूरत लफ्ज़ियात हैं कि एक माँ कहती है कि उसकी गोद में दुनिया है, कभी वो कहती है कि उसकी गोद में सपना है। और माँ और बच्चे का बल्कि कहना चाहिए कि नेचर या मदर अर्थ और अगली जनरेशन का जो रिश्ता है, वो कितनी खूबसूरती से, कितने अदबी तौर पे और कितने साहित्यिक वे में, कितने शायराना अंदाज से, कितनी लेयर्स के साथ आप तक पहुँचता है। ये कमाल है कि एक लफ्ज़ भी, एक एक छोटा-सा जैसे कहना चाहिए पॉज़ सा या कोई छोटा-सा एक्सप्रेशन भी आउट ऑफ प्लेस नहीं होता है। उनकी फ़िल्मों में और उनके म्यूज़िक में, उनके डायलॉग्स में। याद कीजिए शंभू महतो के किरदार को, जो जिसे सवारी पैसों का लालच देती है और वो अपने रिक्शे को बहुत तेज़ी के साथ फिर खींचता है और सवारी के ज़रिए और पैसों का लालच दिया जाता है और वो और ज़्यादा कोशिश करता है। विमल राय एक मेहनतकश मज़दूर के इस किरदार से फ़िल्म देखने वालों को एक बहुत बड़ा पैगाम देते हैं कि किस तरह पैसे वाले लोग गरीबों का इस्तेसाल यानी कि एक्सप्लॉयटेशन करते हैं और मेहनतकश समाज उनके जाल में ऐसा फँसता है कि जान देकर भी छूट नहीं पाता। मैं समझता हूँ कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के इस फ़लसफ़े को मोटी-मोटी किताबों से जब समझाया जाता है, तो वो किताबें हमें जानकारी तो देती हैं, लेकिन वो हमें बदल नहीं पाती। वो किताबें हमारे अंदर वो जज़्बाती तब्दीली पैदा नहीं करतीं, वो हमदर्दी पैदा नहीं करतीं, वो एम्पैथी पैदा नहीं कर पातीं, जो बिमल राय की फ़िल्म पैदा करती है और हमको एक गरीब की ज़िंदगी को समझने का मौका देती है। तो हम चुनांचे कह सकते हैं कि बिमल राय की इस फ़िल्म ने और बलराज साहनी की सच्ची अदाकारी ने एक मज़दूर की जद्दोजहद और उसकी मजबूरी को अ, सिर्फ़ हमारे सामने पेश नहीं किया, बल्कि हमें सोचने का एक हमदर्दाना इंसानी अंदाज़ भी दिया, जो अ, उनकी आर्ट की आर्ट विद ए पर्पस, आर्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ आर्ट, आर्ट फॉर समाज, फॉर चेंजिंग द समाज। ये एक फ़लसफ़ा है जो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी कामयाबी है। उस ज़माने के जो सबसे बड़े शोमैन थे और जो शोमैन बनने जा रहे थे और बन चुके थे, आवारा आ चुकी थी। तो मुंबई के सबसे बड़े शोमैन समझे जाने वाले राज कपूर ने जब ये फ़िल्म देखी, तो वो कई दिन कहा जाता है कि बहुत उदास से रहे। उन्होंने दोस्तों से ये बात कही कि काश काश उन्होंने 2 बीघा ज़मीन जैसी कोई फ़िल्म बनाई होती। राज कपूर ने अपने करीबी दोस्तों से कहा था कि मैं बिमल राय की फ़िल्म देखकर मैंने सोचा कि मैं ये क्या सर के बल खड़े होकर नाचने-गाने वाली फ़िल्में बनाता हूँ। मैं क्यों ऐसी फ़िल्में नहीं बनाता? तो देखिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, इससे बड़ा ट्रिब्यूट जो है किसी फ़नकार को, किसी डायरेक्टर को क्या दिया जा सकता है? जी। अम, और हम लोग अब याद करना चाहेंगे बासु चटर्जी को, आशीष सेन को, कमल बोस को और गुलज़ार साहब जैसे फ़िल्मसाज़ों को, जो जिसे कहना चाहिए कि बिमल राय की हमको देन है और जिन्होंने अपनी प्रोफ़ेशनल ज़िंदगी की शुरुआत बिमल राय के असिस्टेंट के तौर पर कभी की थी। तो देखा जाए तो चाहे गुलज़ार की गीतकारी हो या उनका डायरेक्शन, उनके हर काम और अंदाज़ में बिमल राय का एक रंग हमको नज़र आता है। अब आइए बात करते हैं बिमल राय की देवदास और मधुमती। ये उनकी नुमाइंदा फ़िल्में हैं जिन्हें आज भी हम सब बहुत शौक से देखते हैं। और जब-जब हिंदुस्तानी सिनेमा की 10 बेहतरीन फ़िल्मों की फ़हरिस्त तरतीब दी जाएगी, तो उस फ़हरिस्त में बिमल राय की कोई ना कोई फ़िल्म, बल्कि हो सकता है 1 से ज़ायद फ़िल्में, 2 या 3 फ़िल्में भी ज़रूर मौजूद हों। बिमल राय की दीगर फ़िल्में जैसे परख, सुजाता, बंदिनी, यहूदी, हमराही, परिणीता, ब्रजबहू, बेनज़ीर, काबुलीवाला और उसने कहा था। देखिए क्या रेंज है, ये बेहतरीन कहानियाँ हैं, बेहतरीन लिटरेचर है, इसमें बेहतरीन रोमांटिसिज़्म है, इसमें बेहतरीन रियलिज़्म है और इस सब का एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, जो फ़िल्म देखने वाले का दिल मोह लेता है और हमको एक ऐसी ख्वाबनाक फ़िज़ा में ले जाता है, जो बिमल राय के शायराना इमेजिनेशन की पैदा करता फ़िज़ा है। ये फ़िज़ा खालिस हिंदुस्तानी होने के बावजूद इंसानी जज़्बात और एहसासात की जीत की भी दलील है और यही वजह है कि बिमल राय की फ़िल्मों ने वक़्त और मक़ाम की सरहदों से ऊपर उठकर पूरी दुनिया के फ़िल्म देखने वालों को एक नए अंदाज़ से रोशिनास कराया।
बिमल राय के बारे में कहा जाता है कि कैमरे के एंगल या जाविये के मामले में उनके अंदर एक तरह की सिक्स सेंस हुआ करती थी, यानी कि उनके अंदर एक छठी हिस्स थी। और जो कोई दूसरा इंसान नहीं देख पाता था वो देख पाते थे। कहा जाता है कि जब शूटिंग हो रही होती थी तो उनके असिस्टेंट जो है वो सारा काम करते थे, और ये जाते थे वहां खामोशी के साथ जाके खड़े हो जाते थे और उसके बाद देखते रहते थे क्या हो रहा है। फिर अचानक कैमरा उठाते थे और एक जगह रख देते थे। बस वहां से फिर जादू शुरू हो जाता था, क्योंकि जहां पे वो कैमरा रखते थे वो कैमरा जो है फिर बिमल राय की नजर से उस मंजर को देखता था, और सारे लोग जो हैं बिल्कुल चकित, विस्मित, विस्मय के साथ बिल्कुल ही अभिभूत होकर देखते थे कि ये भी हो सकता है। तो ये उनके अंदर एक खुदादाद सलाहियत थी, जो एक बिल्कुल जादू के लेवल की या मायावी, मतलब एक उनके अंदर कैपेसिटी थी। और ये जो सिनेमेटोग्राफी का अंदाज है, ये बिमल राय की पहचान है। एक और अहम बात यह है कि बिमल राय पहले इंसान थे जिन्होंने मेजो सीन की शुरुआत की, यानी कि एक ऐसा सीन होता है जिसमें कैमरा मूव नहीं करता है, कैमरा मूव करता है, एक्टर्स भी एक साथ मूव करते हैं, और एक पोएटिक फ्लो के साथ जो है वो पूरा सीन तरतीब दिया जाता है। उसके अंदर कोई पैच नहीं होता, कोई एडिटिंग नहीं होती, और वो सीन आज भी बहुत मुश्किल समझा जाता है। और उन्होंने इसकी शुरुआत हमारे मुल्क में की। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि गाँव का जो माहौल है और वहाँ के जो मंज़र हैं, वहाँ की माहौल की जो मासूमियत है, तो बिमल राय की फ़िल्मों में एक बाज़गश की तरह, एक इको की तरह, एक प्रतिध्वनि की तरह, अंतर्ध्वनि की तरह बार-बार वापस आती है, और हर बार हमको शराबोर करके वापस जाती है। वो लोक धुनों का बहुत ही दिलफ़रेब इस्तेमाल करते हैं, और कैमरे के खुशनुमा बल्कि शायराना मंज़र और ज़ाविये और एंगल्स हमको एक ऐसी पुरकशिश दुनिया में ले जाते हैं, जहाँ दिलकशी और हुस्न ही हुस्न होता है। फितरत की खूबसूरती हमें बार-बार अपनी तरफ बुलाती है। तो ये जो रोमानवियत है, ये उनका जो मायावी सहर है, ये उनकी पहचान है, और उनके बाद फिर हमको बहुत ज़्यादा ये नज़र नहीं आता। और कहा जाता है कि उनका सिनेमा देखने के बाद जब हॉल से लोग बाहर आते थे, तो उनके अंदर काफ़ी कुछ बदल चुका होता था। एक एक्सपीरियंस, एक एस्थेटिक एक्सपीरियंस लेके आते थे, लेकिन एक फिलॉसफिकल समझ लेके आते थे, एक समाजी सोच लेके भी वो वापस आते थे, और इंसानी रिश्तों और नजरियात का एक अलग उनके अंदर एक जादू आ जाता था। और फिर वो घर जाते थे और लगातार उन इश्यूज के बारे में सोचते थे। आज बहुत कम लोग ऐसा कर पाएंगे। तो बिमल राय कैसे डायरेक्टर थे, इसका अंदाजा मशहूर बंगाली अदाकारा कानन देवी की एक कही बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं, कि जब उन्होंने खुद को पहली बार बिमल राय के शॉट में देखा था, तो वो बिल्कुल हैरत ज़दा रह गई थी, और उन्होंने बेख्तियार कहा था, ओ भगवान, विमल, विमल दा, आपने तो मुझे अप्सरा बना दिया। आपने, मैं तो एक आम औरत थी, लेकिन आपने मुझे अप्सरा बना दिया। तो यही वजह है कि चाहे मधुबाला हों, चाहे मीना कुमारी हों, चाहे नूतन हों, उस ज़माने की जितनी भी बेहतरीन अदाकाराएँ थीं, वो इस बात पे फ़ख्र करती थीं, इस बात की ख्वाहिश करती थीं कि वो बिमल राय की फ़िल्मों में जगह पा सकें। और बिमल राय हमेशा खूब से खूबतर की तलाश में रहते थे। कहा जाता है जब 1954 के दौर में बिमल राय ने फ़िल्म देवदास को जब बनाना चाहा था, तो वो चाहते थे दिलीप दिलीप कुमार को लें और मधुबाला को भी लेके उसमें रखें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। देवदास को अलग-अलग हिंदुस्तानी ज़बानों में हालाँकि 13 या 14 बार बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन बिमल राय चाहते थे कि वो एक ऐसी फ़िल्म बनाएँ जो इससे पहले की सारी फ़िल्मों को इम्प्रूव करे और एक नई नज़र दे पाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये फ़िल्म बंगाली ज़बान के मायानाज़ नावल निगार शरद चंद्र चटर्जी के एक मशहूर नावल पे बेस्ड है, और हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, साउथ इंडिया में अब तक इस पे 16 फ़िल्में बन चुकी हैं। ये एक बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने इस फ़िल्म को फिर से बनाना चाहा, और इसकी बहुत सी कहानियाँ हैं कि उसमें नरगिस को लेना चाहते थे वो, मीना कुमारी को भी लेना चाहते थे, लेकिन ये नहीं हो पाया। और फिर आखिर आखिर में क्या हुआ कि सुचित्रा सेन और विजयंती माला को पारो और चंद्रमुखी के रोल में पसंद किया गया।
तो इसमें कोई शक नहीं कि इस फिल्म में सुचित्रा सेन और विजयंती माला दोनों को हिंदुस्तानी सिनेमा में कामयाबी की बुलंद तरीन ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया जाए। कहा जाता है कि जब विजयंती माला को इस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड का ऐलान किया गया, तो विजयंती माला ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मेरा रोल सपोर्टिंग रोल नहीं था, मेरा मेन रोल था। तो सच ये है कि आज तक ये तय करना मुश्किल है कि चंद्रमुखी जो है वो मेन रोल में थी या पारो जो है या पार्वती मेन रोल में थी। तो चलिए ये बातें जारी रहेंगी। आइए सीमा मानसिंह साहिबा की मदद से याद करते हैं चंद्रमुखी यानी विजयंती माला पर फिल्माए गए एक यादगार नगमे को, जो उनके किरदार की भी अक्कासी करता है और उनके दिल की भी, एक तवाइफ के दिल की बात भी हमसे कहता है और कितने खूबसूरत अंदाज से कहता है। जी, सीमा मानसिंह। जिसे तू कबूल कर ले वो अदा कहाँ से लाऊं, तेरे दिल को जो लुभा ले वो सदा कहाँ से लाऊं। जिसे तू कबूल कर ले तुझे और की तमन्ना मुझे तेरी आरज़ू है, तेरे दिल में हम है, मेरे दिल में तू है। तुझे और की तमन्ना मुझे तेरी आरज़ू है, तेरे दिल में हम है, मेरे दिल में तू है। जो दिलों को चैन दे वो दवा कहाँ से लाऊं, तेरे दिल को जो लुभा ले वो सदा कहाँ से लाऊं। जिसे तू कबूल कर ले मेरी बेबसी है ज़ाहिर, मेरी आहें बेअसर से, कभी मौत भी जो मांगी तो न पाई उसके दर से। मेरी बेबसी है ज़ाहिर, मेरी आहें बेअसर से, कभी मौत भी जो मांगी तो न आई उसके दर से। जो मुराद लेके आए वो दुआ कहाँ से लाऊं, तेरे दिल को जो लुभा ले वो सदा कहाँ से लाऊं। जिसे तू कबूल कर ले वो अदा कहाँ से लाऊं, तेरे दिल को जो लुभा ले वो सदा कहाँ से लाऊं। जिसे तू कबूल कर ले। जी, वो दौर हमको एक बार फिर से याद आ गया। तो हम लोग बात कर रहे थे फिल्म देवदास की, जो कि बिमल राय का एक शाकार है और मैं समझता हूँ कि उनकी सारी फिल्मों में वो सबसे ऊपर रखे जाने के लायक है। देवदास में डायरेक्शन का जो जादू है वो बाज औकात आपके एहसास को इतने अंतर तक छू लेता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप भी उस फिल्म का हिस्सा हैं और आप भी उस फिल्म के किरदारों के आसपास हैं। आप उसके फिल्म के किरदारों के ज़हन से सोचने और चीज़ों को महसूस भी करने लगते हैं। माहे तलत ज़ाहिदी ने एक मिसाल दी है और मैं चाहूँगा कि आप इस सीन को देखें और याद करें कि उन्होंने क्या बात कही है। उनका कहना है कि इस फिल्म में कुछ करिश्मे वाली चीज़ है कि पारो को जब आप देखते हैं तो क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि बचपन के प्यार की मासूमियत क्या होती है, उसकी वाबस्तगी, कमिटमेंट क्या होता है और दूरियों से जो चाहत की इंटेंसिटी बढ़ती है, जो शिद्दत बढ़ती है, वो क्या होती है, हसरतें क्या होती हैं और पारो के ज़हन के अंदर क्या-क्या हो रहा है, वो किस तरह से अपने को रोक रही है, उसकी मोहब्बत की इंटेंसिटी क्या है और उसकी मजबूरियाँ क्या हैं,
ये सब जब आप पारो को देखते हैं उसके चेहरे से और उसके आसपास के माहौल से आपको दिखता है। तो एक सीन है जिसे माहिर तलत ने जो है अंडरलाइन किया है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। वो लिखती हैं कि बचपन की लंबी जुदाई के बाद जब देवदास जवान होकर कलकत्ते से लौटता है, तो उस वक़्त शाम हो रही है और पारो अपने कमरे में अपनी शर्म छुपाने के लिए बज़ाहिर भगवान की मूर्ति के आगे दिया जलाने में मसरूफ़ हो जाती है, ताकि किसी को पता ना चल पाए कि उसके दिल की क्या हालत है। और इतने में देवदास आते हैं, दोनों की आँखें चार होती हैं, तो पारो सब कुछ भूल जाती है और देवदास को देखकर वो होश में नहीं रहती। वो बिल्कुल दम-बख़ुद है और उसकी क्या हालत है, उसे भी नहीं मालूम। और वो जो है दिया जलाना चाह रही है, जलती हुई दियसलाई की आग पारो की उँगली की पोर तक पहुँचती है। ये हम क्लोज़अप में देखते हैं, लेकिन उसे उसे पता भी नहीं चलता कि उसकी उँगली जलने वाली है। और जब उँगली जलती है, तो फिर वो उस जलन से एक हल्का-सा साँस लेती है। ऐसे हल्की-सी एक आवाज़ आती है और वो लिखती हैं कि उस वक़्त आपको लगता है कि आपकी ही उँगली जल गई। तो विमल राय की जादूगरी में सिर्फ़ तस्वीरों का ही नहीं, आवाज़ों का भी एक बहुत बड़ा किरदार है। याद कीजिए वो सीन कि रात के 2 बजे जब पारो देवदास की हवेली की तरफ चलती है, तो कुत्ते भौंक-भौंक कर अंधेरे में अंधेरे का जो मंज़र है, अंधेरे में पारो के अकेलेपन को और ज़्यादा डरावना बनाते हैं। अब ये कुत्ते क्या हैं? ये कुत्ते शायद समाज की वो हौलनाक आवाज़ें हैं, जो एक औरत का हमेशा पीछा करती रहती हैं। और ये गोश्तखोर कुत्ते हैं। गोश्तखोर कुत्तों की यही आवाज़ें औरत के ज़हन में वो कहती हैं कि हमेशा के लिए बैठ जाती हैं। कुत्ते नज़र आएँ ना आएँ, लेकिन उनकी गैर मौजूद आवाज़ें औरत का कभी पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो हम ध्यान से देखें तो विमल राय इस सीन से क्या-क्या नहीं कहते हैं। लेकिन क्या हम सुन पाते हैं? क्या हम देख पाते हैं? और याद कीजिए वो सीन जब देवदास चंद्रमुखी से जुदा हो रहा है, तो पस मंज़र में एक गाने की तकरीबन रोती हुई आवाज़ गूंजती है और मुबारक बेगम की उस दर्द भरी अलविदाई पुकार और बेबस सदा को कौन-सा दिल होगा जो सह सकेगा? और वो कहती हैं, वो ना आएँगे पलट कर, उन्हें लाख हम बुलाएँ। और इसी तरह से एक और सीन है कि देवदास जब अपने को तबाह करके शराब में बेहाल होकर एक बेमकसद और लाहासिल सफ़र पर निकलता है, तो हम जानते हैं कि इस इंसान की अब कोई मंज़िल नहीं, लेकिन सफ़र बराए सफ़र जारी रहता है। क्या हम में से बेशतर की ज़िंदगी इसी सफ़र जैसी नहीं है या नहीं हो जाती है कई मौकों पे? इस सफ़र में रेल के पहियों की आवाज़ लगातार, कभी बदलते हुए खटाखट, टकाटक, ठकाठक बहुत ही इरिटेट करने वाले अंदाज में हमारे दिल पर चोट की तरह लगती है और हमारी अपनी सांसों में घुल मिल जाती है, यहाँ तक कि उसकी आवाज़ बढ़ती जाती है और हमारा जी चाहता है कि हम इस आवाज़ से बच सकें, लेकिन हम नहीं बच पाते। तो किस तरह से वो आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं आपको आपको इरिटेट करने के लिए, आपको इम्पैक्ट करने के लिए। एक और चीज़ है कि देवदास की आदत थी कि बचपन में वो पारो की खिड़की के टीन के छज्जे पर सामने के दरख्त से एक छोटी-सी अमिया तोड़कर फेंका करता था और बड़े होने पर भी वो आदत वैसी ही मौजूद रहती है। लेकिन जवानी के दिनों में उसकी जो रोमांटिक इंटेंसिटी है, वो अजब तरह से बढ़ जाती है। और आप याद कीजिए कि वो जब उठाता है तो सितार के झाले की धुन पे पारो का दौड़ते हुए आना और वो टिन के ऊपर उसका गिरना, ये जो आवाज़ों का जादू है और ये जो इमेजेस हैं और जो ये जो फीलिंग्स हैं मोहब्बत की और हसरतों की, इसकी जो इंटेंसिटी है, ये कोई कैसे भूल सकता है? तो बिमल राय का सबसे बड़ा कारनामा है औरत के अंदर जुर्रत और हिम्मत को जगा देना, उस ज़माने में, जब सोचा नहीं जा सकता था। किसी फ़लसफ़ी ने कभी यूँ कहा था कि जहाँ इश्क हो वहाँ अंधेरा नहीं डराता। याद कीजिए, जब देवदास की हीरोइन पारो आधी रात की खामोश तन्हाई में अपने घर से निकलकर देवदास की अज़ीमुश्शान हवेली में दाखिल होती है, तो समाज की आंखें थक कर थोड़ी देर के लिए गुनूदगी के आलम में है। वो अंदर जा रही है, वहां बरामदे में बहुत से नौकर चाकर सो रहे हैं। याद कीजिए, एक कॉरिडोर है जिसमें नौकर चाकर सो रहे हैं। कोई पूछता है कौन? अब पारो पारो झूठ नहीं बोलती और झूठ नहीं बोल सकती। वो आंचल से मुंह ढके हुए कहती है मैं। अब देखिए क्या खूबसूरत बात है, उसने झूठ नहीं बोला,
उसने मैं कहा। और उसके बाद फिर पारो अंदर आती है और देवदास के कमरे के अंदर आकर कमरे को बंद कर देती है। और देवदास जो कोई किताब पढ़ते हुए सोफे पर ही सो गया है, इतनी रात में पारो को अपने साथ अकेले देखकर परेशान हो जाता है। अब आज का कोई हीरो क्या हीरोइन को अपने साथ देख के रात में 2 बजे क्या परेशान होगा? वो घबरा कर दीवार पर घड़ी की तरफ देखता है कि रात के 2 बजने को है। फिर देवदास पारो से कहता है कि इतनी रात गए, क्या अकेली ही आई हो? पारो कहती है हाँ। देवदास पूछता है तुम्हें डर नहीं लगा? पारो का जवाब देखिए कितना गहरा है। वो कहती है मैं जिन भूत से नहीं डरती। अब देवदास असली जिन भूतों की बात यूं कहता है, मगर बाहर सब मुलाजिम लेटे हुए हैं, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया हो? पारो का जवाब है कि जब मुझे पता है कि मेरी लज्जा को तुम ढक लोगे तो मैं किसी से क्यों डरूं? मुझे अपने चरणों में जगह दे दो देवदास। यानी यानी अपना रिश्ता पारो उस दौर में खुद देवदास के पास लेकर आई है जो 1955 के हिंदुस्तान में एक औरत की तरफ से सोचा नहीं जा सकता था। कितना खूबसूरत सीन है, उसकी जो इंट्रिकेसीज हैं और जो कॉम्प्लेक्सिटी है, आप देखिए कि अगर आप उसे ध्यान से देखें तो आपको क्या क्या पता नहीं चलता। बिमल राय के बारे में कहा जाता है कि उनके साथ काम करने वाले अदाकारों का हमेशा के लिए अंदाज और सोचने का ढंग बदल जाता था। बिमल राय एक्टर से सिर्फ अदाकारी ही नहीं करवाते थे, उनको अंदर से बदल देते थे। उन्हें किसी कैरेक्टर में उतरने के गुर भी सिखा देते थे। तो बिमल राय नाम की जो यूनिवर्सिटी थी, जब आप यूनिवर्सिटी से निकले लोगों को देखते हैं तो आपको दूसरों के मुकाबले में उनमें एक साफ फर्क नजर आता है। आप कभी भी दिलीप कुमार, विजयंती माला, मीना कुमारी, नूतन, साधना और बलराज साहनी जैसे अदाकारों को देखकर बिमल राय का असर समझ सकते हैं कि वो क्या था। जी, और एक और बात मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि उनकी जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है यानी कि मधुमती, ये एक ऐसी फिल्म है जो उनके अंदाज की फिल्म नहीं है, ये एक कमर्शियल फिल्म है, लेकिन उसने उस जमाने में कामयाबियों के सारे रिकॉर्ड जो है तोड़ दिए थे। और ख़ास तौर से विजयंती माला का जो किरदार है, इसके बारे में कहा जाता है वो कभी मधुबाला से कराना चाहते थे, किसी और से कराना चाहते थे, लेकिन किस्मत में विजयंती माला के था। और विजयंती माला की वजह से ही इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया। हालांकि दिलीप कुमार की अच्छी अदाकारी भी एक बहुत रोल अदा करती है। इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे और दुनिया भर में इस फिल्म को सराहा गया था और देखा गया था। इस फिल्म के नगमे आज भी उतने ही पसंद किए जाते हैं जैसे कि उस जमानों में कानों में रसगोला करते थे। बिमल राय इस फिल्म में अपनी नज़र और कैमरे के जो एंगल्स हैं, जाविये हैं, उसका जादू किस किस तरह से मनवाते हैं। याद कीजिए, देहाती मेले का एक सीन है कि दिलीप कुमार दूर से विजयंती माला को देखते हैं और फिर जब वो नजदीक आते हैं तो उनकी तलाश करती निगाहों को वहां वो लड़की नजर नहीं आती। वो गाड़ी के पीछे, आज भी मुझे याद है, वो गाड़ी का जो पहिया है उसके पीछे छुप कर नजरों से ओझल हो जाती है। और हमारा जी चाहता है कि दिलीप कुमार को विजयंती माला नजर आ जाए, क्योंकि हम भी तो उसे देखना चाहते हैं, लेकिन वो नजर नहीं आती। और हमारी यही तलाश ही असल रोमांटिसिज्म है, जो हम तलाश करते हैं और हमको नहीं मिल पाती है जो चीज असली रोमांटिसिज्म, वो है। तो मधुमती में जगह जगह यही रोमानवी काम बादलों के छा जाने से लिया गया है। याद कीजिए, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, आबशारों और झीलों के दिलकश हुस्न के बहाव में जब ये दिलीप कुमार ये गीत गाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम भी उन्हीं की जगह पे हैं और पहाड़ों से आवाज की बाजगश्त इको करके वापस आती है और हीरो के साथ हम भी इस सुहाने सफर में खो जाते हैं। और आपको याद होगा, अभी दिलीप कुमार साहब के इंतकाल पे जो हम लोगों ने प्रोग्राम किया तो उसमें अपने आप यही लाइन जो है उस प्रोग्राम का टाइटल बना। सलील चौधरी इस सफर को एक हसीन धुन देते हैं और मधुमती में सलील चौधरी और शैलेंद्र की जो जोड़ी है वो अपने फन की बुलंदियों पर हमको नजर आती है। इस फिल्म के नगमों में कुमाऊं की पहाड़ियों और आसाम के बागीचों में जो गाने वाला लोक संगीत है, उसे वेस्टर्न म्यूजिक के संगम से सोने पर सुहागे की तरह से पेश किया गया है। कहा जाता है राज कपूर की एक फिल्म थी जागते रहो, उसके एक सीन में एक जगह जो हीरो है वो दरबदर भटक रहा है
और वो पानी तलब करता है, प्यास है, और प्यास की शिद्दत को जाहिर करने के लिए बैकग्राउंड में एक म्यूजिक का एक पीस है जो बजता है। शैलेंद्र को वो छोटा सा टुकड़ा बहुत पसंद आ गया था और बाद में उन्होंने सलील चौधरी से कहा कि इसे कंपोज कीजिए और इस टुकड़े पर लिखे मेरे 3 लफ्ज भी मुझको सुनाइए कि आ जा रे परदेसी, आ जा रे परदेसी। शैलेंद्र की फरमाइश पर सलील चौधरी ने इंतजार की बेचैनी और मिलन की शदीद ख्वाहिश को अपनी धुन में ऐसा रचाया, ऐसा बसाया कि हर दिल को उसमें अपनी आवाज सुनाई देती है। फिल्म में जब ये गीत शुरू होता है तो याद कीजिए कि गाने वाली की आवाज दूर से आती सुनाई देती है, जैसे रूह की वादियों से कोई नगमा धीरे धीरे लबों तक आ रहा है। याद रखने की बात यह है कि लता मंगेशकर को अपने करियर का पहला अवार्ड, हालांकि इससे पहले उन्होंने बहुत ही खूबसूरत गाने गाए हैं, लेकिन अपने करियर का पहला अवार्ड इसी गीत ने दिलवाया था। और सलील चौधरी को इस फिल्म के लिए बेहतरीन मौसीकी, बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी दिया गया। सी रामचंद्र जो खुद एक बेहतरीन कंपोजर थे, इस गीत को सुनने के बाद कहा जाता है कि बहुत सीनियर थे, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाए और गीत सुनते ही सलील चौधरी के घर पहुंचे और उन्हें इस धुन के लिए खुलकर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा, सलील तुमने इतने उम्दा तरीके से लता की आवाज का इस्तेमाल किया है कि मुझे लगा कि अगर कभी कोई आसमानी अप्सरा ये गीत गाती तो शायद ऐसे ही गाती। लेकिन फिलहाल हमें देखना यह है कि इस यादगार नगमे को ईशा चौहान कैसे गाने वाली हैं। तो आइए याद करते हैं इस सदाबहार गीत को ईशा की मदद से। मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियाँ थक गई पंथ निहार। आजा रे परदेसी, मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियाँ थक गई पंथ निहार। आजा रे परदेसी। जल न सकी जो बुझ भी न पाती, मैं दिए की ऐसी बाती। जल न सकी जो बुझ भी न पाती, आमिल मेरे जीवन साथियों। आजा रे मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियाँ थक गई पंथ निहार। आजा रे परदेसी। फेरे भूल गए क्यों साजन मेरे, तुम संग जन्म जन्म के फेरे भूल गए क्यों साजन मेरे। तड़पत हूँ मैं सांझ सवेरे, ओ आजा रे
पार, ये अखियाँ थक गई पंथ निहार। आजा रे परदेसी, मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियाँ थक गई पंथ निहार। आजा रे परदेसी। बहुत ही खूबसूरत गाना आपने बहुत अपने खूबसूरत अंदाज में पेश किया। तो हम याद दिलाना चाहेंगे आपको कि मधुमती अपने दौर की सबसे कामयाब फिल्म साबित हुई और आज भी हम सबकी पसंदीदा फिल्मों की फहरिस्त में शायद सबसे ऊपर रखे जाने के लायक है। उस जमाने में मधुमती को 9 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले थे और इस फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल में भी ग्लोबल इनाम दिया गया था और इसके अलावा इस फिल्म को 2 नेशनल अवार्ड भी मिले थे। किसी भी फिल्म का इतनी बड़ी तादाद में अवार्ड हासिल करना ये एक ऐसा रिकॉर्ड था जो कहा जाता है कि 37 बरस तक बराबर नहीं किया जा सका। यानी इसकी फिल्म की जो कामयाबी थी, 37 बरस तक कोई दूसरी फिल्म ऐसी नहीं आई जिसको एक साथ इतना ज्यादा पसंद किया गया हो। अलबत्ता जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि मधुमती सब्जेक्ट के लिहाज से बिमल राय की समाजी फिल्मों वाली सोच से मेल नहीं खाती थी। ये फिल्म दूसरे जन्म यानी आवागमन के सब्जेक्ट पर बनाई गई थी और ये बिल्कुल डेवलपमेंटल सब्जेक्ट नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये तो एक माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट है, बल्कि एक तरह से कहना चाहिए कि जो पुरानी सोच है उसे दर्शाता है। लेकिन इसमें एक दौलतमंद शख्स का गांव की एक मासूम लड़की पर किया गया जुल्म दिखाया गया है और ये भी बताया गया है कि पहाड़ी इलाकों और जंगलों में रहने वाले गरीब आदिवासियों की जिंदगी किस तरह से एक्सप्लॉइट की जाती है अमीर लोगों की मदद से। तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा इसमें रंग बिमल राय का था, लेकिन कुल मिला के ये फिल्म एक कमर्शियल फिल्म थी। तो इस तरह से एक से अच्छी दूसरी फिल्म देने के बाद भी बिमल दा का सफर जो है नहीं रुका। चाहे एक दलित औरत की जिंदगी की चुनौतियां हों, जैसे कि फिल्म सुजाता। आप देखिए कि नाम ही कितना खूबसूरत है। ये फिल्म जात पात के ऊपर है, तो फिल्म की हीरोइन का नाम क्या है? सुजाता। और याद कीजिए कि सुजाता कौन है? बहुत कमजोर, एक बहुत कमजोर औरत, लेकिन जो अंदर से बहुत मजबूत है और वो लगातार दुख सहती है, दर्द बर्दाश्त करती है, गम झेलती है। और बंदनी फिल्म की जो कल्याणी है उसे याद कीजिए कि तो असली बात यह है कि जो समाजी ढकोसलों या सोशल टैबूस पर जो फिल्में सवाल उठाती हैं, जो फिल्में अपने वक्त से बहुत पहले की हैं, वो ज्यादातर फिल्में बिमल राय की हैं। सुजाता ने फिल्म देखने वालों को न सिर्फ चौंका दिया था बल्कि अपने गरेबान में झांकने का एक मौका भी दिया था, क्योंकि ये फिल्म जात पात के खिलाफ बनाई गई थी, उस जात पात के खिलाफ जो आज भी हमारे समाज को पूरी तरह से जिसने बांट रखा है और शायद जिसमें और इजाफा हो रहा है। तो देखिए उस जमाने में उन्होंने जो बात कही, क्या हम आज उस शिद्दत के साथ इस बात को कह पाते हैं? और इस फिल्म में उस जमाने की बहुत ही ग्लैमरस हीरोइन थी, मिस इंडिया का उनको वो मिला था, इनाम मिला था, अवार्ड मिला था नूतन को। लेकिन उन्होंने एक अछूत लड़की का किरदार अदा किया जिसको आलाजाद का एक अमीर नौजवान जो है पसंद करने लगता है, लेकिन समाज के 2-2,500-3,000 साल पुराने ढकोसले रास्ते की मोहब्बत के रास्ते की खाई बनकर आड़े आ जाते हैं। नूतन इस फिल्म के बाद बहुत बड़ी अदाकारा मानी जाने लगी थी क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने अपनी फनी अजमत का लोहा मनवाया है। इस फिल्म में बिमल राय ने कमाल का तजुर्बा ये किया था कि तलत महमूद का गाया हुआ एक बेमिसाल गीत बिल्कुल नए और अलग अंदाज में पिक्चराइज किया गया था और फिल्म के हीरो सुनील दत्त ये गीत टेलीफोन पर नूतन को सुनाते हैं और इस गीत के बोल थे, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए। मैं समझता हूँ इस वक्त यहाँ जितने लोग हैं ये गीत उनका पसंदीदा गीत है और आज तक तलत महमूद का ये सबसे सदाबहार गाना माना जाता है। तो कुल मिला के मजमूई तौर पर हम ये कह सकते हैं कि बिमल राय बहुत प्रोग्रेसिव सोच वाले इंसान थे
उनके अंदर कमजोर तबकों के लिए, दलितों, किसानों, मजदूरों और औरतों के लिए हमदर्दी का जज्बा कूट कूट कर भरा था। और समाजी इंसाफ, जो आज का एक बहुत बड़ा इशू है, सोशल जस्टिस, समाजी इंसाफ की ये गहरी नजर उन्हें किसने दी थी? लिटरेचर ने दी थी। कौन से लिटरेचर ने? बंगाली लिटरेचर। तो बंगाली लिटरेचर के जो हीरे मोती हुआ करते थे, उन्होंने, वो पहले इंसान हैं जिन्होंने निहायत उम्दगी के साथ बंगाली लिटरेचर के जो मास्टरपीसेस हैं उन्हें हिंदी फिल्मों में ढाला। और इस फहरिस्त में देवदास, परिणीता और बिरज बहू जैसी फिल्में बहुत अहम मकाम रखती हैं। विमल राय ने कई बार अपनी अच्छी फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर नाकामी की वजह से नुकसान भी उठाया, लेकिन अपने मेयार को उन्होंने कभी गिरने नहीं दिया। कहा जाता है कि जिन विमल राय ने अपने बैनर तले, जब उन्होंने अपने बैनर तले परिणीता बनाई, तो 1953 में परिणीता की तकमील के दौरान अशोक कुमार से उनकी कहासुनी हो गई, जिसके नतीजे में अशोक कुमार ने विमल राय के साथ काम करना बंद कर दिया। लेकिन विमल राय पूरी लगन के साथ अपने काम में लगे रहे। नूतन दोनों को बहुत करीब से जानती थी और ये भी जानती थी कि विमल राय से नाराज होकर अशोक कुमार सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। तो आखिरकार नूतन के समझाने पर अशोक कुमार एक बार फिर से विमल राय के पास वापस आए और दोनों ने मिलकर 1963 में फिल्म बंदिनी में एक बार फिर से काम किया। दोनों के इश्तराक का, दोनों के कोलैबोरेशन का नतीजा ये रहा कि फिल्म बंदिनी आज भी हमारी फिल्मों की तारीख की क्लासिकी फिल्मों में, क्लासिक्स में शुमार की जाती है। विमल राय का एक दूसरा जो हुस्न है, जो दूसरी उनकी मजबूती है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उसे हम कहेंगे सादगी है। ये सादगी सिर्फ लिबास पे ही नहीं आपको नजर आती है, ये उनकी बातचीत में, सोच विचार में, अपने फर्ज और जिम्मेदारी के लिए जिंदगी के हर पहलू में, उनकी फिल्मों में, उनकी सोच में एक सादगी है। और इसी सादगी और ईमानदारी की वजह से विमल राय की फिल्म नहीं रहती है, वो खुद जिंदगी बन जाती है, सीधी और सच्ची जिंदगी। प्लेटो यानी कि अफलातून ने हजारों साल पहले कहा था कि इल्म उन बातों से मोहब्बत सिखाता है जिनसे मोहब्बत होनी चाहिए। तो यही बात हम विमल राय के बारे में कहना चाहेंगे कि दर्दमंदी, सच, मोहब्बत, इंसानियत, ये वो चीजें हैं जो इल्म के जरिए हमारे पास आनी चाहिए। और इल्म को उन बातों से नफरत सिखानी चाहिए, ये प्लेटो कह रहे हैं, जिनसे नफरत जायज है, यानी झूठ, नफरत, जलन, हवस और फरेब वगैरह। तो विमल राय की फिल्में सादगी और सच, इंसान दोस्ती और मोहब्बत की इंतहा तक हमको पहुंचाती हैं। विमल राय की सारी फिल्मों में हीरोइन बमुश्किल तमाम, याद कीजिए, 2-3 साड़ियां ही बदलती है। और जो वैश्या होती है या तवायफ जिसके पास बहुत पैसा होना चाहिए, वो भी बेचारी 3-4 से ज्यादा साड़ियां उसके पास कभी आपको नजर नहीं आती। यह है रियलिज्म। बल्कि सच बात तो यह है कि विमल राय तवायफ को भी मोहब्बत की मार से जोगन बना देते हैं। विमल राय की फिल्मों में बहादुरी के ज्यादातर कारनामे औरत के जरिए होते हैं। जी, तो चाहे वो चंद्रमुखी हो, चाहे वो पारो हो, ये सारे बहादुरी के काम जो है औरतें ही करती हैं उनकी फिल्में। तो चलिए, ये बातें तो जारी रहेंगी। याद करते हैं विमल राय की फिल्म काबली वाला को, जिसने हमें बहुत कुछ देने के साथ साथ एक ऐसा शाहकार गीत दिया जो वतन से मोहब्बत की एक लाजवाल यादगार बन गया। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज मेजर जनरल गजरिया हमारे साथ हैं, जिनकी पुरअसर आवाज में आप आज अपना ये पसंदीदा गीत सुनेंगे। मेजर जनरल गजरिया। बैटरी क्यों जा रही है? ठीक है उससे मेरे प्यारे वतन मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान।
मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस जुबान को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगीन तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आ जाता तू। इतना याद आता है मुझको, उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। छोड़ कर तेरी ज़मीन को दूर आ पहुँचे हैं हम। छोड़ कर तेरी ज़मीन को दूर आ पहुँचे हैं हम। फिर भी है यही तमन्ना तेरे ज़र्रों की कसम। हम जहाँ पैदा हुए उस जगह ही निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत गीत के लिए। तो आखिर में हम ये कहना चाहेंगे कि अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी में ही लगातार बहुत सारी कामयाबियां मिलने के बावजूद बिमल राय के अंदर हमेशा एक बेचैनी रही। वो खूब से खूबतर की तलाश में हमेशा मसरूफ रहे। बहुत कुछ मिल जाने के बाद भी कई कहानियों, कई सब्जेक्ट की फांस उनके दिल में चुभी थी।
उनको बार बार सोते जागते अपनी न बन पाने वाली फिल्मों के ख्वाब नजर आते थे, सिगरेट के धुएं में नजर आते थे, और वो आखिरकार ये तय कर लेते थे कि जो भी हो जाए वो अपनी फिल्म जरूर बनाएंगे। उनके अंदर एक आवाज आती थी, और उनके जहन की अंदरूनी आवाज ने ही बिमल राय से ज्यादातर काम करवाया। याद रखने की बात यह भी है कि बिमल राय के यहाँ औरत जो है वो सिन्फ नाजुक नहीं, बल्कि एक मजबूत और रंगारंग किरदार के तौर पर हमको सामने नजर आती है। उन्होंने औरत को एक शोपीस की तरह फिल्मों में दिखाने से हमेशा परहेज किया। 1960 की फिल्म परख में साधना भी एक ऐसे ही मजबूत और जानदार किरदार में हमको नजर आती है, और औरत की यह हैसियत 70 की दहाई से कमजोर होती चली गई जब अमिताभ बच्चन की जंजीर की कामयाबी हुई और फिल्मों में मारधाड़ बढ़ गई, संगीत खत्म हो गया, और औरत का किरदार भी हम कह सकते हैं कि बेअसर और सजावटी होता चला गया। 1965 में बिमल राय ने धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर जैसे अपने जमाने के महंगे अदाकारों को लेकर फिल्म सहारा शुरू की थी, लेकिन अभी पहला शेड्यूल भी मुकम्मल नहीं हुआ था कि उनकी तबीयत नासाज हो गई। गुलजार साहब जो उस वक्त उनके खास असिस्टेंट थे, वो कहते हैं कि बिमल राय की बीमारी की सबसे बड़ी वजह फिल्म का ओवर बजट होना था, जिसकी वजह से वो माली बहरान का शिकार हो गए थे। और ये इसके बाद क्या हुआ कि वो बीमार हो गए, तो बिमल राय को इन लोगों ने कहा कि शेक्सपियर के एक ड्रामे को बहुत ही कम बजट में क्यों ना बना लिया जाए, इससे जो पैसे आ जाएंगे उससे फिर आप अपनी फिल्म बनाएंगे। तो ये दो दूनी चार इसका नाम रखा गया, लेकिन किस्मत को बदकिस्मती से कुछ और ही मंजूर था। फिल्म अभी आधा रास्ता भी तय नहीं कर पाई थी कि 8 जनवरी 1966 को बिमल राय इस जहाने फानी से कूच कर गए। हालांकि ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म सहारा को सहारा देकर शर्मिला टैगोर की जगह सायरा बानो को लेकर ये फिल्म मुकम्मल की, लेकिन फिल्म कोई जादू नहीं जगा सकी। तो ऐसा नहीं है कि ऋषिकेश मुखर्जी में सलाहियत और काबिलियत की कमी थी, बल्कि वो तो बिमल राय के ही शागिर्द थे। मगर जैसा कि कहा जाता है कि उस्ताद हर हाल में उस्ताद ही होता है, तो गुलजार और ऋषिकेश मुखर्जी ने बाद में अपने उस्ताद के नक्श कदम पर चलकर हिंदी सिनेमा को कई लाजवाब तख्लीकात से नवाजा। हमको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि बिमल राय हमारी फिल्मों के पहले ऐसे हिदायतकार हैं जिन्होंने कामयाबी के साथ बड़े और शाहकार साहित्य यानी अदब को फिल्म के जरिए पेश करने का बहुत ही मुश्किल काम या कारनामा अंजाम दिया। बिमल राय के बाद बहुत कम लोग ये काम कर सके, जिससे यही साबित होता है कि बड़े अदब को फिल्मों में मुंतकिल करने का काम कोई हंसी खेल नहीं है, ये एक इंतहाई मुश्किल काम है। फिल्मों के एक्सपर्ट्स और स्कॉलर्स कहते हैं कि शरद चंद्र चटर्जी और टैगोर को बाकी मुल्क के अवाम तक जो पहुंचाया और उसकी जो रसाई मुमकिन हुई, वो सिर्फ पीसी बरुआ और बिमल राय जैसे लोगों के जरिए ही मुमकिन हुई। तो आज हम देखते हैं तो प्रेमचंद और सादत हसन मंटो और कुर्रतुल ऐन हैदर जैसे बड़े लिखने वाले शायद आज तक किसी ऐसे बड़े हिदायतकार के इंतजार में हैं जो उनके फनपारों को खातिर ख्वाह फिल्मी पैराहन अता कर सके और इन अजीम लिखने वालों की नज़र और उस नज़र की दिलकशी और खूबसूरती के साथ इंसाफ कर सके। यहाँ पे एक बात और याद आती है कि प्रेमचंद, मंटो और इस्मत चुगताई तो खुद फिल्मी दुनिया के कामकाज से काफी दिन तक जुड़े हुए रहे, लेकिन उसके बावजूद उनके इमेजिनेशन का जादू सिल्वर स्क्रीन पर नहीं उतर सका। साफ जाहिर है कि ये काम इतना आसान नहीं है जितना महसूस होता है। यही वजह है कि जब गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज से 100 Years of Solitude पर फिल्म बनाने की इजाजत मांगी गई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। यहाँ पर हम ये बात पूरे यकीन से कह सकते हैं कि अगर बिमल राय मौजूद होते और वो गैब्रियल गार्सिया से 100 Years of Solitude को फिल्माने की, पिक्चराइज करने की इजाजत मांगते, तो हमें लगता है कि वो उनको फिल्म बनाने का हक जरूर दे देते। तो जिंदगी के आखिरी दौर में बिमल राय अपनी जिंदगी की एक और सबसे बड़ी फिल्म पर काम कर रहे थे, जिसका ख्याल उन्हें बाइसिकल थीफ को देखकर ही आया था। इस फिल्म की कहानी कुंभ मेले के इर्द गिर्द घूमती थी और कहा जाता है कि फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग भी हुई थी और गुलजार भी इस फिल्म का हिस्सा थे। जानकारों का कहना है कि अगर ये फिल्म मुकम्मल हो पाती तो शायद भारत का पहला ऑस्कर भी बिमल राय के हिस्से में आता। बिमल राय इस जहान फानी को वक्त से बहुत पहले छोड़कर चले गए। वो जैसा कि हमने बार बार बताया, वो सिगरेट बहुत पीते थे, ऑलमोस्ट चेन स्मोकर थे, और डॉक्टरों की तमाम तर राय और हिदायत के बावजूद उनकी सिगरेट पीने की आदत में कोई कमी नहीं
हो पाई थी। वो बीमार रहने लगे तो मालूम हुआ कि फेफड़ों में कैंसर काफी गहराई तक फैल चुका है। इलाज की उस दौर में जितनी कोशिश की जा सकती थी की गई। उनके खानदान ने पैसा पानी की तरह बहाया, लेकिन सब कुछ बेसूर साबित हुआ। आखिरकार 57 साल की उम्र में विमल राय दारे फानी को खैरबाद कह गए। बज़ाहिर विमल राय हमारे दरमियान से चले गए, लेकिन उनकी फिल्में और उनका अंदाज और उनके आदर्श आज भी हमारे साथ हैं और हमको रोशनी देते हैं। अब मैं आखिर में राकेश शर्मा से पूछना चाहूंगा कि वो विमल राय के किस गाने के जरिए विमल राय को खराज अकीदत यानी कि श्रद्धांजलि पेश करना चाहेंगे। राकेश शर्मा। राकेश जी हमारे साथ हैं। राकेश जी हमारे साथ थे और नजर आ रहे थे, तो मेरी आवाज उन तक क्यों नहीं पहुंच रही? राकेश शर्मा साहब। जी जी He is no longer there. जी। अच्छा, कुछ बिजली का कोई इशू हो गया, तो शायद अगर वो हमें ज्वाइन करते हैं तो हम उनसे एक बार फिर से दरख्वास्त करेंगे। तब तक मेरे पास मौका है अपने साथी फनकारों का शुक्रिया अदा करने का, यानी कि नीलम कोहली, राका बहल, नीलाक्षी, के मेहता, सीमा मान सिंह, ईशा चौहान, मेजर जनरल गजरिया, और मैं राकेश शर्मा का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, लेकिन वो शुक्रिया अदा करने का मौका नहीं दे रहे हैं। तो मुझे लगता है वो दोबारा हमें ज्वाइन करेंगे और हमें शुक्रिया अदा करने का मौका जरूर अदा करेंगे। और जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था कि विमल राय के साहबजादे यानी कि जॉय विमल राय और उनकी साहबजादी यानी अपराजिता सिन्हा आज हमारे साथ हैं, और ज़रूर इस वक्त हमारे साथ हैं क्योंकि बीच में उन्होंने ज्वाइन किया था। तो हम उनसे कहना चाहेंगे और आप सबसे भी कहना चाहेंगे कि हम ऐसे अगर 10-15 जूम सेशंस भी पेश करें तो विमल राय का हक जो हम पर और हमारे समाज पर वाजिब है वो अदा नहीं हो सकता है। आज की इस पेशकश के जरिए हमने सिर्फ एक गुफ्तगू की, हम कह सकते हैं कि शुरुआत की है, इब्तिदा की है, जिससे आप उनकी फिल्में देखकर, उनके बारे में पढ़कर, सोच विचार करके, शायद कुछ लिखकर, किसी दोस्त को उनके बारे में बताकर, किसी बच्चे को बताकर, किसी स्टूडेंट को उनके बारे में बताकर विमल राय की सोच और सरोकारों को अपनाकर आगे बढ़ा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हम कर पाए तो विमल राय का जो समाजी और तहजीबी कर्ज हमारे ऊपर है, हम सबके ऊपर है, उसे उतारने की शायद हम शुरुआत कर सकेंगे। तो वाशिंगटन डीसी इंडियन डायस्पोरा का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उनकी वजह से आज हम यहाँ पे विमल राय को याद कर पाए। तो बहुत शुक्रिया। राकेश जी है यहाँ। जी, राकेश जी आ गए हैं। तो राकेश जी आपका खैर मकदम है, और मैं बेसिकली आपसे ये पूछना चाह रहा था कि क्या आपको कोई ऐसा गाना उनका याद आता है विमल राय साहब का जो एक श्रद्धांजलि के तौर पे यहाँ पे पेश किया जा सके? जी जी। वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना, वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना, ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। बचपन के तेरे मीत तेरे
संग के सहारे बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे ढूंढेंगे तुझे गली गली सब ये गम के मारे पूछेगी हर निगाह कल तेरा ठिकाना जाने वाले हो सके तो लौट के आना दे दे के ये आवाज कोई हर घड़ी बुलाए दे दे के ये आवाज कोई हर घड़ी बुलाए फिर जाए जो उस पार कभी लौट के न आए है भेद ये कैसा कोई कुछ तो बताना जाने वाले हो सके तो लौट के आना ये घाट ये बाट नहीं भूलना जाना जाने वाले हो सके तो लौट के आना जी बहुत शुक्रिया नाउ ओवर टू रजी साहब। आज रजी भाई नहीं कहा, क्या बात? जी ओवर टू रजी भाई। पकड़ लिया असल में ये देखिए ये जो रिश्तेदारियां हैं आज ये प्रोफेशनल माहौल। नहीं, मैंने पकड़ लिया आपको अच्छी तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया यार दानिश साहब, कमाल है आपकी मतलब हिम्मत का। कि अभी मेरा ख्याल से 1 आध घंटे पहले आप कश्मीर से वापस आए होंगे। जी। तो आपने सहारा किया है, बस 2 घंटे से ऊपर आप कंटिन्यूस बोल रहे हैं, पूरा इसकी तरतीब दी। थैंक यू वेरी मच। और तमाम लुत्फ के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी और लोगों को फैसल अनम्यूट करने से पहले मैं अगले हफ्ते की आप लोगों को जरा इत्तला दे दूं। अगले हफ्ते में हमारे दौर के कहा जाएगा इस जमाने के वन ऑफ द जायंट स्कॉलर्स में से आते हैं प्रोफेसर CM नईम, चौधरी मोहम्मद नईम। और उर्दू में और लिंग्विस्टिक में उनका जवाब नहीं, उन्होंने जितने काम किए हैं वो अपनी मिसाल आप हैं। तो उन्होंने बहुत ही एम्बिगुअस टॉपिक रखा है, डेलिबरेटली, एम्बिग्विटीज ऑफ हेरिटेज। अगले सैटरडे को है ये, और उनका साथ देंगे ओपनिंग रिमार्क्स में डॉक्टर मन्नान अहमद फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड अपने डॉक्टर मुअज्जम सिद्दीकी साहब वॉइस ऑफ अमेरिका के जो एक्स डायरेक्टर है नॉर्थ अफ्रीका नियर ईस्ट डेस्क के, वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स में होंगे। तो आप भूलिएगा मत, आप लोग इसमें शामिल होना।